गर्मियाँ, स्किन और आजकल के इस डिजिटल दौर में जब हमें परफेक्ट स्किन चाहिए, हमें फिल्टर्ड स्किन चाहिए। मेरे पास बहुत से सेलिब्रिटीज़ आए हैं ऐसे जो कि अगर आप उनको देखो तो वो मेरे पास आए कि यार वो जो फलानी सेलिब्रिटी है ना उस जैसी स्किन मुझे चाहिए। फेस वॉश दिन में कितनी दफ़ा यूज़ करना हेल्दी है स्किन के लिए और कितने टाइम के बाद वो डेंजरस हो जाता है? ऑयली स्किन वाला आया है या कोई एक्नी प्रोन स्किन वाला आया है तो आपने एक तो हर 1 घंटे बाद फेस वॉश नहीं करना। फिर हमें जो है ना वो हर वक्त एक टेंशन रहती है, जैसे ये मुसलसल हाथ टच करते रहना। जो टिश्यू उंगलियां हैं वो नहीं मारने चाहिए क्योंकि फेस के ऊपर बार-बार टच नहीं करना चाहिए। एक आम आदमी आपके पास आके कभी भी नहीं कहेगा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, मुझे बताएं मैंने सनब्लॉक कौन से वाला यूज़ करना है। 20,000 का 10,000 का जो इम्पोर्टेड सिरम्स आते हैं हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इफ समबडी नोज के ये रीजनेबल अमाउंट का है और ये मेरा 2-3 महीने बॉटल चलेगी और इससे मुझे फ़ायदा भी होता है तो एक एक करके आप उस इंग्रेडिएंट को अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एक अच्छा फेस वॉश पाकिस्तानी जो हम चूंकि रिकमेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ब्रांड्स यूज करने चाहिए, अब उसमें आपको वो 250 रुपए वाला फेस वॉश भी नजर आता है, वहीं पर आपको 6,000-7,000 वाला फेस वॉश भी नजर आता है, विच इज अ गुड अमाउंट क्योंकि आप अमाउंट के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं ना कि इसके अंदर क्या चीजें होंगी जिसका फेस वॉश होना चाहिए। 800-900 रुपए 1,000 रुपए से लेके 1,500-1,800 रुपए में बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग फेस वॉश विद गुड इंग्रेडिएंट्स मिल सकता है। तो ये जो एक स्टिग्मा है, ये जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हम सब का, मर्दों का भी औरतों का भी, गोरा होने का, इसका क्या करें? हमें अपने ओरिजिनल कलर पे फोकस करना चाहिए। हमारा जो ओरिजिनल कलर है ना वो कलर होता है जो हमारी शर्ट के नीचे, हमारी बाजू के इनर सरफेस पे, ये वो कलर है जो हमारा टारगेट होना चाहिए। अक्सर लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा काले होते हैं, उन अक्सर लोगों में मैं भी हूँ, लेकिन उनके पाँव साफ होते हैं क्योंकि उन्होंने जॉगर्स पहने हुए होते हैं, उन्होंने सॉक्स पहनी होती हैं, इवन गर्मियों में भी कि भाई पाँव कवर रखें। आपने कभी सनब्लॉक लगाया हाथों में? नहीं, तो ये हमारे लिए गर्दन पे अच्छी तरह लगाया। हाँ। तो आप बताएं कि फिर वो बेचारे हाथ क्यों ना डार्क हो। अब होता ये कि एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल गए एंड पीपल डोंट इवन नो कि उनके पास डिग्री है या नहीं है। कुछ प्रोसीजर्स, कुछ मशीनरी सीखी, कुछ इंजेक्शंस के कॉम्बिनेशंस सोचे और गोरा करने के इंजेक्शन लगवा लो, गोरा करने की शॉट्स ले लो, आईवी लगवा लो, तो आप लोग गोरे हो जाओगे, परमानेंट गोरे हो जाओगे। हर्बल टीज एंड डिटॉक्स वाटर डज हेल्प। और फंगल इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं? सबसे बचने का इसका बेहतरीन तरीका यह है कि एवरीबडी शुड बी टेकिंग अ बाथ डेली। कुछ स्किन्स जो हैं वो जनरली थोड़ा सा भी पसीना आए तो बहुत स्मेल छोड़ती है। बेसिकली हमने एक्सेसिव स्वेटिंग का इलाज करना होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग के इलाज में बहुत सारी चीज़ें आराम से अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सीमल हाशमी। आज के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहूँगी। और यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पॉडकास्ट शुरू करने वाली हूँ तो बड़ी कोई फॉर्मल बात होने वाली है, बहुत कोई सीरियस किस्म की कॉन्वर्सेशन इस तरह की होगी कि बस ऐसा लगेगा आप कोई टीवी शो देख रहे हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हम यहाँ पर कैजुअल बात करें, ओपन बात करें और आपको एजुकेट करने के साथ साथ गाइड भी करें कि कहाँ कहाँ चीज़ें ख़राब जा रही हैं, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। और गाइड करने से मुराद ये नहीं है कि मैं कोई गाइडेंस की पूरे लेक्चर्स देना शुरू कर दूंगी। मैं सिर्फ सवाल पूछने वाली हूँ, मैं आपकी तरफ की हूँ कि आपके जहन में जो भी टॉपिक जिस भी रिलेटेड हम बात कर रहे हैं सवाल आएंगे, मैं वो सवाल कोशिश करूँगी कि अपने प्रोफेशनल गेस्ट से पूछूँ जो ना सिर्फ डिग्री रखते हैं अपनी प्रोफेशनलिज्म के लिए बल्कि आपको एजुकेट करने के लिए भी। उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो पूरी डंके की चोट पे सही बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे और मैंने और आपने उनसे सीखना होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रही हूँ वो हर तरह के जेंडर, वो हर इंसान के लिए है क्योंकि हम सब इंसान जितना मर्जी डिफरेंट हों एक दूसरे से, बहुत सी चीज़ें हम कॉमन रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज का मेरा टॉपिक स्किन से रिलेटेड है। हम सब के पास स्किन है, किसी की गोरी है, किसी की काली है, कोई टैन है, कोई अपनी स्किन से तंग है, किसी की एक्नी वाली है, किसी की स्मूथ है, किसी की बहुत प्यारी है, किसी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, किसी की बहुत अच्छी होती है और हम खुद ख़राब कर लेते हैं। तो ये सारी मिथ्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी एजुकेशन हम आपको बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर आमना राज स्टूडियो में मौजूद हैं जो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो बहुत लोगों को हेल्प कर रही होती हैं। जब वो हेल्प सीख करने उनके पास जाते हैं, काम ख़राब हो चुका होता है, बिल्कुल पेशेंट बन चुके होते हैं, तो फिर हम डॉक्टर साहबा के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर साहबा से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम सबको ज़रा गाइड करें उस प्रिवेंशन की तरफ जो हमें अपनी स्किन के लिए करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आई एम वेरी वेल सिमल, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। एक तो आपका एस्पेक्ट है जहाँ पर आपने पेशेंट्स को देखना है अपनी क्लिनिक में,
क्योंकि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और स्किन से रिलेटेड और जितना भी ये आपकी पूरी डोमेन आती है आपकी प्रोफेशनलिज्म की, वहाँ तो लोग आते हैं ना जब काम ख़राब हो चुका होता है या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा होता है। हम कोशिश करते हैं कि आपके एजुकेशन वाले पर्पस को भी आवाम तक पहुँचा सकें। गर्मियाँ, स्किन और आजकल के इस डिजिटल दौर में जब हमें परफेक्ट स्किन चाहिए, हमें फिल्टर्ड स्किन चाहिए, वो जो ग्लास क्या कहते हैं उसको, ग्लास स्किन चाहिए हमें, वो वाला फिल्टर जो है ना रियल लाइफ में भी आ जाए हमारे पास। ये क्या चल क्या रहा है? हम किस आर्टिफिशियल वर्ल्ड की डिमांड और फैंटेसी ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं? अच्छा देखो, इसमें ना दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट ना जो आया है ना वो बेसिकली कोरिया और साउथ एशिया के एशियन की उन स्किन की तरफ से आया है जिनकी पहले ही उस तरह की पोरस स्किन नहीं होती। अगर आप उनकी स्किन देखें, कोरियन हो गए, थाई लोग हो गए, वो फार ईस्ट की जो बेल्ट ले लें, उनकी स्किन हमसे बहुत डिफरेंट होती है। उनकी स्किन पे आपको बहुत ज़्यादा पोर्स नहीं नज़र आते, उनकी स्किन रिलेटिवली स्मूदर होती है। उनकी स्किन में जब स्मूद होगी, पोर्स नहीं होंगे, तो दे आर इट रिफ्लेक्ट्स लाइट मोर। तो ग्लास स्किन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आपकी स्किन पे टेक्सचर कम से कम हो, आपके पोर्स कम से कम नज़र आएँ या बिल्कुल ना हो, आपकी स्किन इतनी स्मूथ, ग्लॉसी और हाइड्रेटेड हो कि वो लाइट को जब रिफ्लेक्ट करेगी तो जिस तरफ से भी वो रिफ्लेक्ट करेगी वो शाइन करेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आया बेसिकली कोरियन स्किन केयर के थ्रू है कि जो पूरी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने हमारी समझ लें जो शहरग है कि ग्लास स्किन हो, ग्लोई हो, ज़बरदस्त अमेजिंग लग रही हो, देखा है कि इस मार्केट के अंदर हमारा बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ हमारी मुल्क में नहीं, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू हैव फिल्टर्ड स्किन। जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक फिल्टर्ड लुक वो चाहते हैं। हाँ. और ट्रेंड शुरू हुआ हमारे सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, वेयर एवरीबडी वांट्स टू लुक लाइक लिटरली। सो हम फिल्टर्स भी यूज़ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हुआ, पहले लोग मेकअप कराते थे ज़्यादा, मेकअप करते थे ज़्यादा, अब पीपल वांट दैट नो मेकअप लुक, कि हर वक्त बग़ैर मेकअप के वो बिल्कुल स्मूथ, शाइनी, ग्लॉसी स्किन लग रही हो। ठीक है, दे डोंट वांट टू लुक आर्टिफिशियल, सो दे वांट कि नेचुरली वो प्रिटी लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, ग्लास स्किन उनको मिल जाए। अब ग्लास स्किन के लिए अगर हम मेडिकली और एक्चुअली रियलिटी में ये पॉसिबल है क्या? मेरी स्किन ग्लास स्किन हो सकती है विच हैज़ अ लॉट ऑफ पोर्स एंड ऑयल एंड एवरीथिंग? देखो, इफ यू आस्क मी द शॉर्ट आंसर इज यस। ठीक है, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इन्वेस्टमेंट, और हमें उसके ऊपर फोकस होके जो है वो काम करने की ज़रूरत है। अब अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे पास बहुत से सेलिब्रिटीज़ आए हैं ऐसे, जो कि अगर आप उनको देखो तो वो मेरे पास आए कि यार वो जो फलानी सेलिब्रिटी है ना, उस जैसी स्किन मुझे चाहिए। अच्छा, तो मैं उन्हें कहती थी कि यार देखो, जो बंदा रेगुलर आता है, रेगुलर जो छोटा मोटा आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, आप ट्रीटमेंट कराते हो, जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करते हो, प्लस जो मैं आपको स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स घर पे रेकमेंड करूँगी जो आपको करने चाहिए, जिस तरह का आपको अपनी स्किन की टेक केयर करनी चाहिए घर पे, अगर आप वो करोगे तो आई एम 100% श्योर कि विद इन 6 months to a year you will notice सच एन अमेजिंग डिफरेंस इन योर स्किन कि दुनिया भी आपको कहेगी कि जी डॉक्टर आमना ने आपकी स्किन को जो है ना इम्प्रूव किया है। ठीक, और ये एक्चुअली प्रैक्टिकली है भी सही। ठीक है, तो बहुत सारे इस वक्त मेरे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं हु डू द ट्रीटमेंट। बहुत कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट समटाइम्स वो नहीं भी कर पा रहे होते क्योंकि उनकी रूटीन ऐसी है कि वो कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं कर पाते आके, ताकि वो ब्रेक ले सकें। स्क्रीन से काम चल रहा है, तो सब कुछ चल वो रहा है। हम छोटा छोटा स्किन केयर भी घर पे दे दें, जो कि हम 3-4 एक्टिव्स को डिफरेंट कंबाइन करके दें। देखें, हमने ना कोई चीज़ उठा के बस लगा नहीं लेनी। प्रॉब्लम ये है कि पीपल कम टू अस, इवन पेशेंट्स आते हैं, वो मुझसे कहेंगे कि नहीं डॉक्टर साहबा आप ये दे रही हैं, ये नहीं बेहतर है, ये दे रही है, ये नहीं बेहतर है। वो आप नियासिनामाइड की बजाय इसको अल्फार्बिटन शुरू करा दें, हमें रेटिनॉल की जगह रेटिनॉल दे दें, इसकी जगह ये दे दें। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ओके लेट्स जस्ट काम डाउन, ओवरनाइट कुछ नहीं होने लगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी वांट टू इम्प्रूव द स्किन, तो इट्स गोइंग टू बी अ जर्नी एंड देन दैट जर्नी विल हैव टू बी कंटिन्यूड। देखो सिमल, आज मैं कोई चीज़ यूज़ करती हूँ, आप कोई चीज़ यूज़ करते हो, उसके हम बेनिफिट्स रीप करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको स्टॉप कर देंगे तो हमारी बॉडी इज़ चेंजिंग एवरी डे। अल्लाह ताला ने हमारे सेल्स, बॉडी का हर सेल ऐसा बनाया है कि उसने टर्न ओवर करना है। ऊपर से उसने
उतरना है, नीचे से आना है। आप हमारी स्किन को ही ले लो सिर्फ, तो द होल थिकनेस ऑफ आवर स्किन चेंजेस इन 21 to 28 डेज। यानी नीचे जो स्किन की एपिडर्मल लेयर्स हैं उन्होंने बेसल लेयर से लेके स्ट्रेटन कॉर्नियम तक 21 से 28 डेज में उसने टर्न ओवर कर जाना है, ठीक है। अब वो ऊपर डेड स्किन एक्यूमुलेट होगी, उसमें उतरना है नीचे से, नीचे समझ लें वो जैसे एक कतरा है पानी का, बादलों में है, बारिश बननी है, तो पहले एक गिरेगा, फिर उसके बाद दूसरा गिरेगा, तो बादलों में से बारिश होगी। इसी तरह हमारी स्किन का जब टर्नओवर हो रहा है तो जो आउटर स्किन है उसकी डेड लेयर उतरती जाती है, वो हमें नज़र नहीं आती। जब हमें वो नज़र आनी शुरू हो जाती है तो हमें डिफरेंट डिजीज़ हो जाती हैं। तो कहने का मकसद है कि अगर हम उसे स्पीड अप करते हैं या कोई इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है स्किन में, तो जैसे सोराइसिस है, सोराइसिस इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें हमारी स्किन बेसिकली हर 4 से 7 दिन में एक नई लेयर बन जाती है। और स्किन में ऐसी सी इन्फ्लेमेशन होती है कि वो डेड लेयर चिपकी रहती है, इसलिए थिक स्केल्स बन जाते हैं। तो वो भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो हमने स्किन को जनरली इम्प्रूव करना है। एक समझ लें सिराते मुस्तकीम होती है, अगर हम ओवर एग्रेसिव चलेंगे तो हम अपनी स्किन का बैरियर डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। स्किन का बैरियर डिस्टर्ब हुआ नहीं कि उसमें एलर्जी भी होगी, उसमें एक्जिमा भी होगा, आपकी स्किन बर्न भी होगी, बर्न होने के बाद रेड भी होगी, उसके ऊपर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाएगी। तो जब पिगमेंट आना शुरू हो जाएगा तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे कि यार मेरी स्किन पे तो मार्क्स आने शुरू हो गए। इसी तरह ऑयल कंट्रोल के चक्कर में समटाइम्स हम इतना ज़्यादा फेस वॉश करते हैं कि हम 5 मिनट के लिए स्किन को ड्राई करते हैं, उसके बाद हमारी स्किन ही हमारे ब्रेन को सिग्नल करती है कि भाई मैं तो ओवर ड्राई हूँ, तो मुझे ऑयल ग्लैंड से ऑयल चाहिए, तो ऑयल ग्लैंड को सिग्नल मिलेगा कि तुम और ऑयल बनाओ। तो वो एक कांस्टेंट गलत फीडबैक साइकिल चलती रहती है, जिसको हम नॉर्मली पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं कि यार ऑयली स्किन है, एक हद तक फेस वॉश करना है। अच्छा, अब इस पे बात कर लेते हैं कि ऑयली स्किन का, जैसे कुछ लोगों की टी जोन ऑयली है, कुछ का एक्सट्रीमली ऑयली है, एक ऑयली स्किन के लिए दिन में कितनी दफ़ा मुंह धोना ज़रूरी है फेस वॉश से, और एक ड्राई स्किन के लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं कि दिन में फेस वॉश कितनी? पानी से तो आप मुंह बार बार भी धो सकते हैं, देयर इज़ आई डोंट नो उसमें भी सदाकत है या नहीं है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन फेस वॉश दिन में कितनी दफ़ा यूज़ करना हेल्दी है स्किन के लिए, और कितने टाइम के बाद वो डेंजरस हो जाता है? देखें, अब आप ये देखो कि जैसे हम नॉर्मली पेशेंट को कहते हैं, जो हमारी रूटीन है, कि अगर कोई ऑयली स्किन वाला आया है या कोई एक्नी प्रोन स्किन वाला आया है, तो आपने एक तो हर 1 घंटे बाद फेस वॉश नहीं करना। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर स्किन पे हल्का सा ऑयल आ गया ना, जैसे हम इस वक्त आप और मैं बैठे हैं, तो हमारी टी जोन पे एक नेचुरल ऑयल सिक्रीशन होगी, बिल्कुल, क्योंकि लाइट्स हैं, हीट पर वी डोंट हैव टू रिमूव दैट ऑयल ऑल द टाइम। सो जब हम नॉर्मली जनरल पॉपुलेशन के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि आप अगर सुबह सो के उठे हैं तो आप एक दफ़ा, सुबह किसी की भी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती, ठीक है। अगर कोई उठा है सुबह और उसकी स्किन पे ऑयल है बहुत ज़्यादा, इतनी कि चिपचिप है, तो वो किसी ऑयल कंट्रोलिंग फेस वॉश से या ऑयल कंट्रोलिंग सोप से, जिसमें जेन्युइन इंग्रेडिएंट्स हों, चाहे वो नेचुरल जेन्युइन इंग्रेडिएंट्स हों या कोई मेडिकल ग्रेड इंग्रेडिएंट्स हों, उससे एक दफ़ा वॉश कर ले, ठीक है। उसके बाद आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ऑफिस चले गए हैं, तो जब आप वापस आएँ, जो कॉलेज गोअर्स होंगे, यूनिवर्सिटी गोअर्स होंगे, स्टूडेंट्स जो हैं वो दिन में खेलेंगे भी, वो बाहर धूप में भी जाएंगे, ब्रेक टाइम में जाएंगे, फिर घर आएंगे, फिर आके इवन के बसेस पे, गाड़ियों पे, जैसे भी आते हैं, देयर विल बी डस्ट, ग्राइम एंड अ लॉट ऑफ ऑयल ऑन द फेस। अब वो जो इन्वायरमेंटल डस्ट और ग्राइम है वो हमारे ऑयल के साथ मिलेगी, तो वो उसमें कुछ डस्ट में बैक्टीरिया भी होंगे। अब उस वक्त अगर हम फेस अच्छे से नहीं धोते, दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। वो हमें एक्ने भी कर सकती है, हमें रोजेशिया भी कर सकती है, हमें एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी कर सकती है। तो उस वक्त दोपहर में, शाम में हम सबका फेस ऑयली होता है जब हम एक दफ़ा हम घर गए, तो उस वक्त हमें अपने स्किन टाइप के मुताबिक एक अच्छे फेस वॉश के साथ हमें अपना फेस ज़रूर वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। अब अगर किसी का ऑयली है तो ऑयल बैलेंसिंग या ऑयल कंट्रोलिंग जो फेस वॉशेज़ होते हैं, अ गुड मेडिकल ग्रेड फेस वॉश विल सफाइस, ठीक है। अब सैलिसिलिक एसिड फेस वॉशेस पे लोग बिलीव करते हैं कि अच्छा यार ऑयली है तो बस सैलिसिलिक एसिड ज़रूर करना है, और दिन में कोई 3 दफ़ा सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश से फेस धो लेते हैं, जो कि अल्टीमेटली उनके लिए हार्श हो जाता है, उनके स्किन बैरियर को, दैट इज बैड फॉर द स्किन अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि वो आपके स्किन बैरियर को ब्रेक कर देगा। जब स्किन बैरियर को ब्रेक कर देगा तो समझ लें आपकी जैसे सूखी मिट्टी है और उसमें क्रैक्स आ गए हैं, तो हमारा स्किन का जब बैरियर ब्रेक होगा तो हमारे भी स्किन में समझ लें सेल्स में स्पेस आ गई है, बाहर से जो गंद, बला,
एलर्जेंस स्किन को इरिटेट करेंगे, ओवर ड्राई होगा तो एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन इन रिटेलिएशन हमारी बॉडी करेगी कि हम उसको नॉर्मल करें, ठीक है। तो जब वो नॉर्मल करने, क्योंकि हमारे ब्रेन के लिए द नॉर्मल स्किन इज ऑयली स्किन, स्लाइटली जब आप बार बार ऑयल रिमूव करते रहेंगे तो वो एक सिग्नल जाता रहेगा और वो और बनना शुरू हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो वी नीड टू लर्न द कॉन्सेप्ट कि वी डू नॉट नीड टू वॉश टू मच। एक दफ़ा उस वक्त ऑयल कंट्रोल से कर लिया, ठीक है, और फिर फ़र्ज़ करें आप, हमने कोई आपको चीज़ दी हुई है लगाने के लिए, या आपने उस वक्त मॉइस्चराइज किया, हाँ, उसके बाद आप फिर जिम चले गए हैं, या आप फिर बाहर वॉक पे चले गए हैं, या फ़र्ज़ करें आपके घर में लाइट चली गई है, हाँ, ठीक है, हाँ, आप खाली पंखे में एसी में नहीं बैठे हुए, फिर ऑयल आ गया, तो रात को आप एक हल्के से माइल्ड सोप या माइल्डर फेस वॉश के साथ आप फेस वॉश कर लें, तो दैट वुड बी बेटर। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली, बिकॉज बहुत लोगों को ये नहीं पता। हम यूजुअली क्या करते हैं, फेस वॉश लेने जाते हैं, ऑयली स्किन है जी, ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश दे दो। नोबडी हैज़ दिस कॉन्सेप्ट कि आप 2 फेस वॉश ले सकते हो। आपको मुंह धोने का बहुत शौक है, कुछ लोगों को शौक नॉर्मली है ना बहुत ज़्यादा, तो आप ऑयली स्किन के लिए दिन में 2 दफ़ा मैक्सिमम आप ऑयली फेस वॉश यूज करें, 1-2 दफ़ा सफिशिएंट है। उसके अलावा आप नॉर्मल माइल्ड फेस वॉश, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। यू कैन यूज अ सिंपल मॉइस्चराइजिंग सोप ऑल्सो। देखें, इवन कि अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, और अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल टू मॉइस्चराइजिंग सोप भी यूज कर लेंगे, तो इवन एट नाइट टाइम दैट इज सफिशिएंट, इन द मॉर्निंग टाइम दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि सोप ने एक हद तक उसमें सर्फैक्टेंट्स होते हैं और उसने आपका ऑयल और डेड स्किन रिमूव करनी है। तो जब वो साफ होगा तो जो फेस पे होगा वो उतरेगा। हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ऑयल फेस पे बचा रहे, क्योंकि सेल्स नॉर्मल होंगे, स्किन अपने आप को नॉर्मल फील करेगी, तो कोई वो रिटेलिएट नहीं करेगी, आपसे बिला वजह झगड़ने की कोशिश नहीं करेगी, एक्सेसिव ऑयल नहीं आना शुरू हो जाएगा, बेचारी को थोड़ा सा सुकून चाहिए। सही बात है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने। लेकिन वहीं पर मैं आपको अब ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि ऑयली स्किन की हम बात करें, हम ड्राई स्किन के ऊपर भी आते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वालों को क्या लगता है कि एक तो मॉइस्चराइजर्स, क्लेंजर्स उनके लिए नहीं है, उनको लगता है पहले ही हमारे मुंह पे बहुत ज़्यादा ग्रीस है और चिमड़ जाएगी, तो वो हम अवॉइड कर रहे होते हैं। इज़ इट हेल्दी? वाकई अवॉइड करना चाहिए? हमसे मेरी मुराद अब सबको पता लग गया होगा, मेरी अपनी ऑयली स्किन है। फिर हमें जो है ना वो हर वक्त एक टेंशन रहती है, जैसे ये मुसलसल हाथ टच करते रहना, मुंह तो बार बार धोने की एक अलग बात है ना, कि ऑफिस में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पर, क्योंकि जो टीन्स के फैक्टर से गुजर रहे होते हैं ना, जिनको एक्नी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, वो बड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, हर वक्त टिशू उंगलियां मुंह पे मार रहे होते हैं। तो ये ज़रा दोनों चीज़ों को ज़रा केटर करके बताइएगा। देखें, एक तो जो टिशू उंगलियां हैं वो नहीं मारने चाहिए, क्योंकि फेस के ऊपर बार बार नहीं करना चाहिए। आपके जो टिश्यू पेपर्स भी हैं, अगर आपको पसीना आ रहा है तो आप ज़रूर साफ़ कर लें। देखें, ऑयल इतना किसी के भी फेस पे नहीं आ जाता कि वो बहुत ही ड्रिप करना शुरू कर दे, दैट्स नंबर 1। बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी इतनी ज़्यादा ऑयली स्किन है तो वो खाली फेस वॉश पर आपका सोल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स यू नीड टू यूज़ सम फॉर्म ऑफ एक्टिव और अ मेडिसिन ऑन द फेस टू कंट्रोल द एक्सेसिव ऑयल। वो आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी, आप शायद अपने तौर पे कोई इंग्रेडिएंट मार्केट से पिक करके नहीं लगा। अब आप सोचें, अगर आप कहें कि मैं AHA भी यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, BHA भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं नियासिनामाइड भी यूज़ कर रहा हूँ, और मैं साथ रेटिनॉल भी यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर ये और विटामिन C भी कर रहा हूँ, तो अगर ये 4-5 एक्टिव्स कोई ऑयल कंट्रोल वाला बंदा खुद ब खुद ही यूज़ कर रहा होगा और सेम फ्रीक्वेंसी में कर रहा होगा, रोज़ कर रहा होगा, मुमकिन है उसकी स्किन ओवर ड्राई हो जाए। या समटाइम्स हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जी मैं ये 4-5 कर रहा हूँ, लेकिन अब वो कर रहा होगा एक दिन रेटिनॉल, एक दिन AHA, एक दिन BHA, एक दिन विटामिन C, तो वो ना बिल्कुल ही हकीमाना डोज मिल रही होगी फेस को, तो वो चीज़ें स्किन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही होंगी। ठीक है। तो वी हैव टू टेक इट 1 स्टेप एट अ टाइम। आपको प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करें। बार बार फेस को ऑयल साफ़ करना पड़ना इज़ नॉट नॉर्मल। ठीक है। दैट मीन्स इट विल क्लॉग योर पोर्स। तो अगर आपने एक दफ़ा सुबह धोया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने फेस पे अब अप्लाई करके क्या निकलें। ठीक है। अगर आप सनब्लॉक अप्लाई करके निकलें और वो आपकी स्किन ऑयली है, तो यू नीड अ सीबम कंट्रोल जेल or you need a spray form, a water based sunblock which is going to protect your skin, और वो बहुत ज़्यादा आपको ऑयली नहीं करेगा। अगर आपने क्रीम बेस या थोड़ी सी हेवियर मॉइस्चर बेस्ड सनब्लॉक लगा ली है, तो मुमकिन है कि वो फ़ौरन आपको एक्सेसिव चिप और ड्राई करना शुरू कर देगा। ठीक है। अगर आपने ऑयल रिमूवल वाला थोड़ा सा हार्श फेस वॉश यूज़ किया था, तो आपकी स्किन अगर थोड़ी सी एकदम ड्राई हुई है, तो इसका मतलब है कि आपको हल्का सा मॉइस्चराइज़र चाहिए। अब वो हल्का सा मॉइस्चराइज़र
सीरम बेस्ड भी हो सकता है एंड अ वेरी लाइट ऑयल फ्री लोशन भी हो सकता है। सही है। मॉइस्चराइजेशन में भी देयर इज़ अ स्पेक्ट्रम कि आपकी बिल्कुल सीरम से लेके स्ट्रॉन्गेस्ट पेट्रोलियम जेली या शिया बटर या कोका बटर बेस्ड पेट्रोलाटम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं जो बहुत ड्राई स्किन के लिए होते हैं। तो हमें अपनी स्किन टाइप के लिए एक आधा मॉइस्चराइज़र होना और उसको अंडरस्टैंड करना कि ये हमें सूट करता है वो ज़रूरी है। सही है। मसला ये है पेशेंट को प्रॉब्लम या एक नॉर्मल इंसान को प्रॉब्लम ये होता है कि अब 50,000 चीज़ें हैं, मैं कैसे पिक कर सकता हूँ और मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नॉट एवरीबडी गोज के एक तो सबसे बड़ी लग्जरी समझी जाती है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना। हाँ, बिल्कुल। अनटिल अनलेस कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम yes, लाइफ थ्रेटनिंग या अपीयरेंस वाइज नजर ना आना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी आपके पास आकर ये नहीं कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ज़रा बताएं मेरी स्किन पे बहुत कम लोग हैं अनटिल अनलेस उनका ताल्लुक एक बहुत डिफरेंट क्लास से हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, या उनकी लुक्स के ऊपर उनका प्रोफेशन डिपेंड करता हो। एक आम आदमी आपके पास आके कभी भी नहीं कहेगा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, मुझे बताएं मैंने सनब्लॉक कौन से वाला यूज़ करना है। वो एक लग्जरी कंसिडर किया जाता है। ऐसा ऐसा ही एजुकेशन आ रही है लोगों में, लेकिन हमने देखो अगर आप मुझसे इस पॉइंट की बात करो ना तो इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए we have actually been working and developing a brand for the past 8 years। जो हमने ब्रांड बनाया है वो इसी बेस पे बनाया है कि लोग जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं आना चाहते छोटे छोटे मसाइल के लिए, और उनका इतना बड़ा इशू नहीं होता, तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट डेवलप ब्रांड का सिर्फ फ़ायदा ये है कि हमने अपनी पाकिस्तानी स्किन को नज़र में रखा, अपने 20-20, 25-25 साल के तजुर्बे को मद्देनज़र रखा, और हमारी पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है उसको मद्देनज़र रख के हमने स्पेशली ये वाली सीरीज़ क्रिएट की हैं, और उसकी तरफ हम मज़ीद जा रहे हैं कि जो पब्लिक का प्रॉब्लम है उसको हम एड्रेस करें, उसको एजुकेट करें हेल्दी चॉइसेस में, उसको पता हो कि जी अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम है तो क्या मैं हेल्प सीख कर सकता हूँ, मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नियासिनामाइड कौन सा अच्छा मिलना चाहिए, कितने % यूज़ करना चाहिए, विटामिन सी मेरे लिए कौन सा अच्छा है। इशू ये है कि यार देखो हम ना जनरल पॉपुलेशन 20,000 का 10,000 का जो इम्पोर्टेड सिरम्स आते हैं हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने चाहे 3 महीने के लिए वो सिरम चलेगा, फिर भी मोस्टली पीपल थिंक कि इट्स टू मच। नाउ इफ़ समबडी नोज़ कि ये रीज़नेबल अमाउंट का है और ये मेरा 2-3 महीने बॉटल चलेगी और इससे मुझे फ़ायदा भी होता है, तो एक एक करके आप उस इंग्रेडिएंट को अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। बट मैसेस की एजुकेशन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमें हमारी स्किन टाइप की चीज़ इस्तेमाल कर रही होनी चाहिए। वो कोई कोरियन तो नहीं बनाएगा हमारी स्किन टाइप की चीज़, कोई अमेरिकन भी नहीं बनाएगा हमारे लिए हमारी स्किन टाइप की चीज़। इंडिया, पाकिस्तान, ये हमारी जो अरेबियन वाला एरिया है, हमारी स्किन मुख्तलिफ हैं। थाई लोगों से हमारी स्किन मुख्तलिफ है, चाइनीज़ से हमारी मुख्तलिफ है, इवन ईरानी हमारे से डिफरेंट है, सब लोगों की स्किन टाइप्स हमारे से डिफरेंट है। और स्पेशली जो हम फ्रेंच चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या हम अमेरिका से चीज़ें लाते हैं, यूरोप से चीज़ें लाते हैं, और हमें लगता है क्योंकि उनकी क्वालिटी चेक है, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी तो इट वुड सूट अस, बट इट डजंट। आपकी स्किन केयर, आपके शैम्पूज, आपके कंडीशनर्स, ऑल द लिक्विड थिंग्स जो आप अपनी फिजिकल नीड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट गो फॉर इम्पोर्टेड वंस। वो आपको सूट नहीं करती, उनके इन्वायरमेंट, उनकी आबोहवा, तो हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि हम सबको एज डॉक्टर्स, एज हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो कॉस्मेस्यूटिकल इंडस्ट्री में या स्किन केयर में भी हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस करें हमारी स्किन टाइप्स के ऊपर। बिल्कुल। अब कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान में डेवलप हो रहे हैं, वो R&D करते हैं, उन्होंने केमिस्ट रखे हुए हैं, डॉक्टर के साथ पैनल में मिलके अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। देखो अब मैं ये नहीं कहती कि सब अच्छे हैं और सब ख़राब हैं, ठीक है, हर जगह पे आप ये देखो कि अगर कोई चीप प्रोडक्ट होगा उसके अंदर कोई महंगी चीज़ हम कैसे डालेंगे। अगर आपकी एक्सोसोम्स आ रहे हैं, हम मंगा रहे हैं और वो 1 kg कोई 7-8 लाख के हैं, तो जब वो बोतल में डलेगा तो उस बोतल की प्राइस 500 रुपये तो नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर कोई क्लेम कर रहा है कि ये सस्ती है तो आपको सोचना चाहिए कि यार सेरामाइड्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो इतने महंगे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कोई पाकिस्तान में कैसे क्लेम कर सकता है कि मैंने सस्ती ब्रांड में डाला। आपने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला, हाँ, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ओपन अबाउट इट। अब मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ, कुछ सवाल पूछने वाली हूँ जो लोगों को बड़ा हेल्प करेंगे। एक अच्छा फेस वॉश
पाकिस्तानी, जो हम चूंकि रिकमेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ब्रांड्स यूज़ करने चाहिए, अब उसमें आपको वो 250 रुपये वाला फेस वॉश भी नज़र आता है उसी बड़े मार्ट में, मैं किसी आम ग्रोसरी स्टोर की बात कर रही हूँ, वहीं पर आपको 6,000-7,000 वाला फेस वॉश भी नज़र आता है इफ यू गो एक्सट्रीम एंड की ऊपर, विच इज़ अ गुड अमाउंट, क्योंकि आप अमाउंट के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं ना कि इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी जिसका फेस वॉश होना चाहिए। अच्छा देखो, जो 250-300 वाला है उसमें तो डेफिनेटली कोई अच्छा इंग्रेडिएंट मेरा नहीं ख्याल डला हुआ, तो वो फारिग हो गया, इसलिए क्योंकि वो हमें सोचने की बात है कि कोई कंपनी, अच्छा इसमें एक और बात है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आपकी, आई वोंट नेम, बट जो मल्टीनेशनल्स हैं जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में काम कर रहे होते हैं, वो क्योंकि बल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ें बना रहे होते हैं, तो समटाइम्स उनकी 1000 में 1500 में वो कॉस्ट कटिंग कर पाते हैं, तो उसमें आपको अच्छी डिसेंट चीज भी मिल जाती है। डॉक्टर साहिबा 250-200 में फिर भी नहीं मिलेगी, हाँ, और ये मैं कह रही हूँ मल्टीनेशनल कंपनी का फेस वॉश है भी नहीं 250-300 रुपए का जो फेस वॉश है वो बेचारा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। उस हिसाब में मेरे लिए आप किसी कोई मेडिकेटेड सोप जो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, जो सेरामाइड्स हैं, वो वाला सोप ले लें, वो शायद बेहतर होगा, वो आपकी स्किन के बैरियर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जो बंदा या जो कंपनी 250 रुपए में चीज बेच रही है, या तो वो खुद उसकी R&D नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, वो उनके पास प्रोफेशनल्स नहीं होंगे जो उस चीज़ को चेक करें कि इसमें कितनी चीज़ है, ये कितनी क्वांटिटी है, ये सेफ है या नहीं है। यार वो 300 रुपए में नहीं बन सकता, तो कितने रुपए में बन सकता है? व्हाट इज द, क्योंकि हम अमाउंट बेस कर रहे हैं, मैं ब्रांड यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही। एक अच्छा फेस वॉश जनरली आई वुड से 800-900 रुपए, 1000 रुपए से लेके 1500-1800 रुपए में बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग फेस वॉश विद गुड इंग्रेडिएंट्स मिल सकता है। ठीक है, और अब हम चलते हैं ज़रा आगे, मूव ऑन करते हैं ना, मतलब 900 से 2000 रुपये ये ब्रैकेट है कि इसके बीच में अगर कोई भी किसी भी ब्रांड का फेस वॉश आ रहा है तो वो समहाउ और दी अदर कहीं ना कहीं केटर कर रहा होगा। आई नो ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ देखो, अमाउंट पे बेस करना है, फिर आप उसके इंग्रेडिएंट को देखें, ठीक है, आप उसको देखें कि वो कौन सी कंपनी है। अगर आप और अगर किसी और को सूट कर रहा है, फ़र्ज़ करें मुझे एक चीज़ सूट कर रही है, आपको वो नहीं करेगी, ठीक है। मेरी कल परसों मेरी एक जो हमारी होती हैं जो स्टोर पे ब्रांड एम्बेसडर्स होती हैं, उन्होंने कहा कि मैडम, मैं उनकी ट्रेनिंग कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मैंने ना एक गोरा होने के लिए आई थी, तो मैंने उससे कहा कि उसने हमारा एक सो एंड सो जो ब्राइटनिंग वाला जिसमें ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, उसने वो फेस वॉश ले लिया, ठीक है। कहती है वो ना थोड़े दिनों के बाद मेरे पास आई, उसने कहा कि मुझे एक्नी होना शुरू हो गई है। तो कहती है मैंने फिर उससे पूछा कि आपने अगर एक्नी वाली स्किन थी तो आपको ना एक्नी वाला ही फेस वॉश लेना चाहिए था, क्योंकि जो ब्राइटनिंग वाले होते हैं उसमें एक्सफोलिएंट्स होते हैं, उनको काउंटर एक्ट करने के लिए थोड़ा सा मॉइस्चर भी डाला होता है, ठीक है, तो वो उसका बैलेंस क्रिएट होता है। जब उसने वही ब्रांड का उसको ऑयल बैलेंसिंग वाला फेस वॉश दे दिया, तो कहती है वो इतनी खुश हो गई कि ब्राइट भी हो गया कंप्लेक्शन और एक्नी भी खत्म हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि ब्राइटनिंग फेस वॉश, मुझे लगता है मार्केट में अगर सर्वे किया जाए ना, किसी भी ब्रांड का, वो मेडिकेटेड ब्रांड हो या कमर्शियल ब्रांड हो, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिकता होगा ना वो गोरा, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, इस तरह का कहीं पर भी लफ्ज़ लिखा होगा ना, वो सबसे ज़्यादा चीज़ बिकती होगी। इवन आई यूज़ टू लुक फॉर इट फेस वॉश में। मैं कहती थी अच्छा ब्राइटनिंग से मेरी मुराद ये थी कि थोड़ा सा ना ग्लो, मुंह धोएं तो एक सेटिस्फेक्शन हो कि भाई अपनी स्किन अभी तक कायमो दायम है और ठीक है। सो ये जो एक स्टिग्मा है, ये जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हम सब का, मर्दों का भी औरतों का भी, गोरा होने का, इसका क्या करें हम? अच्छा, इस पे ना अभी हमें कुछ अरसा लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता इस नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी ना, असल में हमारी जो जनरेशन है ना, आई वुड से कि हम इसमें थोड़े से स्टक हैं, और वो हम जैसे जैसे जनरेशन ट्रांसफ़र हुई, हम बड़े हुए, वो पॉपुलैरिटी थी कि हम गोरी स्किन से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। नाउ आई थिंक कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ना, जो जेन ज़ी है, वो मोर ऑफ ग्लास स्किन और स्मूदर स्किन और इवन टोन के ऊपर फोकस्ड है। I have been educating my clients and the general public for many years कि हमें ना इवन टोन पे फोकस करना चाहिए, हमें अपने ओरिजिनल कलर पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। देखो, हमारा जो ओरिजिनल कलर है ना, वो कलर होता है जो हमारी शर्ट के नीचे, हमारी बाजू के इनर सरफेस पे, ये वो कलर है जो हमारा टारगेट होना चाहिए। देखें, अगर आप और मैं आज कहते हैं ना कि हमें गोरा होने की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगी कि हाँ,
मैं और आप गोरा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए जो हमारी कॉलर बोन के नीचे स्किन है, हमारी कान के पीछे जो स्किन है, या हमारी इनर आर्म पे जो कभी सन एक्सपोज नहीं हुई, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन हमारा टारगेट पता क्या होता है कि मेरी विटिश कॉम्प्लेक्शन है, मैं उसको ऑन करने के बजाय मैं कहूँ मुझे डॉक्टर साहिबा आपकी वाली स्किन चाहिए, मुझे आपकी वाली गोरी स्किन चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। मैं आपके पास आगे कहूँ मुझे आपकी जैसी स्किन चाहिए, वो मैं कहती हूँ वो नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये हमारा गोल होना चाहिए कि रियलिस्टिकली जो आपके लिए आपका फ्रेश ग्लोई स्मूथ कंप्लेक्शन है वो हम अटेन कर लेंगे। ठीक है, जो आपका बेस अपना कलर है, ओरिजिनल कलर है, हमें उस पे फोकस करना चाहिए। आपके हाथ, पाँव, बाजू, फेस, नेक, उसके कलर को लाइटन करना चाहिए। और अक्सर वैसे मैं बताऊं, लोगों का ना गोरा होने का कॉन्सेप्ट, बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं मैंने पठानों जैसा गोरा होना है, या मैंने जो अमरीकी हैं उस तरह का गोरा होना है। अक्सर की कोशिश ये होती है कि हम अपनी टोन से 1, 2, 3 टोन लाइटर हो जाए। और वो मेरे ख्याल में तकरीबन वही कलर होता है सीमल, तकरीबन जो हमारा एक्चुअल कलर होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देखें ना, तो आप लोग भी इस पे फोकस करिएगा कि आपके हाथों का कलर आपके मुंह से डिफरेंट होगा, बिल्कुल आपके मुंह का कलर आपकी स्किन नेक से, एंड देन गोज आपकी बाजू, आपकी कानों के पीछे। सो आप अपना रियल कलर आहिस्ता आहिस्ता खोना शुरू हो जाते हैं। सन डैमेज है, एग्जैक्टली, एज है, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, हमारा ये हर वक्त एक्सपोज हो रहा है। हम ड्राइव करते हैं, बच्चों को पिक करने जाते हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, घर में बाहर दोबारा गेट खोलने जा रहे हैं, या सनलाइट हमने जी पर्दे हटाए हुए हैं, घर में दिन में रोशनी होनी चाहिए, तो विजिबल लाइट है, नैरो बैंड, और वो डैमेज करेगी, वो डैमेज करेगी हमारा पिगमेंट। आप देखें कि अक्सर लोगों के हाथ बहुत ज्यादा काले होते हैं, उन अक्सर लोगों में मैं भी हूँ, लेकिन उनके पाँव साफ होते हैं क्योंकि उन्होंने जॉगर्स पहने हुए होते हैं, उन्होंने सॉक्स पहनी होती हैं, इवन गर्मियों में भी कि भाई पाँव कवर रखने हैं, तो पाँव साफ होते हैं, हाथ, गर्दन। आपने कभी सनब्लॉक लगाया हाथों पे? नहीं, तो ये हमारे लिए गर्दन पे अच्छी तरह लगाया। हाँ। तो आप बताएं कि फिर वो बेचारे हाथ क्यों ना डार्क हों। हाँ। तो अगर हम इस बात पे फोकस करें कि हम इवन टोन कर लें, अपनी एक्चुअल टोन पे चले जाएं, तो मेरे ख्याल में 50, 60, 70% पॉपुलेशन जो है ना वो सेटिस्फाइड हो जाती है। हाँ, 10, 15, 20% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो दे कंटिन्यू टू से दैट दे वांट टू स्ट्राइव। देखें, अगर मैं देखूं पीछे हम चले जाएं तो गोरा होने की या बहुत सफ़ेद चमड़ी होने का कॉन्सेप्ट अगर ग्लोबल आइकॉन्स में देखें तो सबसे पहले माइकल जैक्सन ने। हाँ, ठीक है। हाँ। अब आपको या मुझे या नॉर्मल पॉपुलेशन को, मेरा नहीं ख्याल हम दिल से सोचते होंगे कि वो नॉर्मल बात है, हम दिल से उसको एक्सेप्ट करते होंगे कि यार वो जैसा था वो उस वक्त भी अच्छा था। ठीक है, तो अगर वो अपनी टोन लाइटर हो जाता, थोड़ा सा ग्लोई हो जाता, फ्रेश हो जाता, तो बड़ी कंट्रोवर्सी भी आई ना बाद में कि ही हैड अ डिजीज, और वो तो हम ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस की बात करें कि पूरी दुनिया या इस तरफ माइल है कि हम या तो आईवी इंजेक्शन लगवा लें, ड्रिप्स लगा लें, ग्लूटा इंजेक्शन लगवा लें, या हम खाने वाला ग्लूटाथियोन खा लें। ठीक है, अब इसमें ग्लूटाथियोन करता क्या है? इट्स बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल। व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज कि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो रहे होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, यानी हमारी प्रोसेसेस चल रही हैं, डाइजेशन है, धूप का डैमेज है, एनवायरमेंटल एलर्जन से एक्सपोजर है, हमें डस्ट पड़ रही है, ठीक है, हमारी अंदर बॉडी का स्ट्रेस है, सारी गाड़ी चल रही है, फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। वो बाय प्रोडक्ट्स हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोसेसेस हैं, और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो हैं वो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। जितना वो बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे और एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे या क्वेंच नहीं होंगे, उतनी जल्दी हम एज करेंगे, उतनी जल्दी हमारा स्किन का कलर ख़राब होगा, उतनी जल्दी हमारी जो है ना रिंकल्स आएंगे, ओपन पोर्स, हर चीज़ हमारी ख़राब होती जाएगी, हमारे ऑर्गन्स रिपेयर नहीं होंगे, जिसमें एक हमारी स्किन भी शामिल है। ठीक है, इसकी एक मिसाल ये है कि जो स्मोक करता है उसकी स्किन ज़्यादा जल्दी एज करती है, उसकी स्किन ज़्यादा डार्क होती है। वही बंदा अगर स्मोकिंग छोड़ दे तो आप महीने 2 के बाद उसकी स्किन देखेंगे कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया होगा तो सिर्फ स्मोकिंग को छोड़ देने से उसकी होल बॉडी और स्किन के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ग्लूटाथियोन बेसिकली लाइक विटामिन सी, विटामिन ई एंड CQ10, ये वाली जो चीज़ें ये हमारे फ्री रेडिकल्स को क्वेंच करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। सही है, लेकिन इसका एक जो इफेक्ट है वो हमारे मेलानिन प्रोडक्शन के ऊपर है, यानी जो हमारे मेलानोसाइट्स
कलर बना रहे हैं उसके ऊपर इफेक्ट डालता है और उसके मेलानिन को डार्क से लाइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो वो यू मेलानिन से फ्यू मेलानिन में चेंज हो जाएगा, लेवल्स चेंज हो जाते हैं, मतलब आपकी स्किन अगर टैन है तो वो थोड़ी सी लाइटर, थोड़ी सी गोरे की तरफ जाना, तो वो लाइट की तरफ आ जाएगा। अब ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होना, ये कुछ अरसे में होगा, और जब ये कुछ अरसे में आप एक हद तक इस प्रोसेस को अटेन कर लेंगे या उस कलर को अटेन कर लेंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको वो चीज़ कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी। अगर आप उस लेवल पे उसको मेंटेन नहीं करते तो बॉडी वापस उस इफेक्ट को भूल जाएगी। जो लाइटर मेलानिन, फिर तो ये आर्टिफिशियल है ना, ये तो आप असल में ये हो रहा है कि जब तक वो खाते रहेंगे या जब तक वो यूज़ करते रहेंगे इन एनी फॉर्म, तब तक आप गोरे रहेंगे। जैसे ही आपने छोड़ा आपकी नेचुरल चीज वापस आना शुरू हो जाएगी। तो यू हैव टू कंटिन्यू, अगर उस तरह से रखना है तो। मैं तो पेशेंट को क्लियरली बताती हूँ कि देखिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे ये चाह रहे हैं कि मैं कमिट करूँ कि जी आप 3 महीने का कोर्स कर लें, आपका ये इलाज नहीं है, आपका ये लाइफस्टाइल हो जाएगा, आपका ये 3 महीने का इलाज है, ये कोर्स है, आप कर लें, आप 70% आपका कलर लाइट हो जाएगा, आप मेरी तरह गोरी हो जाएंगी और उसके बाद आप छोड़ दें, तो वो नहीं होना। एक तो मैं ये गारंटी नहीं कर सकती कि हर बंदे को वही सेम इफेक्ट आएगा, ठीक है, उसी सेम डोज से वो उतना ही गोरा हो जाएगा जितना XYZ हुआ है और आप भी उतने हो जाएंगे, नंबर 1। द सेकेंड थिंग इज, उस इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए आपको सम फॉर्म या IV या कोई औरल जो इतनी इफेक्टिव हो वो लेनी पड़ेगी, और कभी कभार इंजेक्टेबल भी लगवाना पड़ेगा उस इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए। अब जब ये पेशेंट को बताएं, मैं बताती हूँ, तो कहेंगी फिर हमने नहीं करना, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाकर वो पेशेंट किसी से कन्विंस हो जाता है कि नहीं आप 3 महीने कर लें, 4 महीने कर लें, 12 का कोर्स कर लें, आप जो है ना वो 2 साल के लिए ठीक हो जाएंगे, 1 साल के लिए ठीक हो जाएंगे। दैट इज नो गारंटी। आप देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी पूरी लाइफ लगाते हैं इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के, बाकायदा डिग्री लेते हैं, इट्स अ मेडिकल थिंग जो बड़ी मुश्किल होती है। अब होता ये कि एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल गए एंड पीपल डोंट इवन नो कि उनके पास डिग्री है या नहीं है। कुछ प्रोसीजर्स, कुछ मशीनरी सीखी, कुछ इंजेक्शंस के कॉम्बिनेशंस सोचे और गोरा करने के इंजेक्शन लगवा लो, गोरा करने के शॉट्स ले लो, IV लगवा लो, तो आप लोग गोरे हो जाओगे, परमानेंट गोरे हो जाओगे। आप कह रही हैं इट इज़ नॉट ट्रू, वो उस तरह से परमानेंट गोरापन जो है वो डज नॉट प्रूव कि इट विल हैव अ परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि वो परमानेंट इफेक्ट मेंटेन ही नहीं हो सकता ना। वो उसका एक, देखिए आप बाल डाई करती हैं, मैं बाल डाई करती हूँ, रूट्स निकल आते हैं, रूट्स 15 दिन के बाद निकल आते हैं ना। वी नीड टू फ्रेश देम बिकॉज द लाइफ इज गोइंग ऑन, द हेयर इज ग्रोइंग, द सेल। इट्स सेम एज बोटॉक्स फिलर्स जो आपको रीटचिंग कराते रहना पड़ता है। एक चीज का इफेक्ट रोक रहे हैं, ठीक है, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। जब उस चीज़ को आप ख़त्म कर देंगे बॉडी में से, तो वो चीज़ वापस उसी तरह काम करना शुरू हो जाएगी जो हमारा नॉर्मल कलर है, तो बनना शुरू हो जाएगा वापस। अच्छा, ये एक चीज़ ना हम बेचना भी बड़ी शुरू कर देते हैं, कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाती है। एक ट्रेंड चला और फिर कमर्शियली हर कमर्शियल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, सीरम्स में ग्लूटाथायोन का नाम आ गया, सन ब्लॉक में उनका नाम आ गया। फिर क्या होता है कि ये आपने जैसे कहा कि IVs हैं जो ड्रिप्स के तौर पे हम यूज़ करते हैं, फिर इंजेक्शंस आ गए, फिर फेशियल आ गए, ग्लूटाथायोन वाले फेशियल्स करा लें, ब्लीचिंग करा लें। इसका साइड इफेक्ट भी है या ये इज इट सेफ कि मतलब आप करा लो तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सच? इवन के IV जो ग्लूटाथायोन है, अगर आप मुझे उसका भी पूछें कि पिछले 10-15 साल से बहुत कॉमन है और कितने लोगों को उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई होंगी, शायद बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। दे आर स्टिल नॉट FDA अप्रूव्ड और एनीथिंग, बट ये कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में भी IV की ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स यूज होती हैं क्योंकि वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। आपने मेरा अगला सवाल छीन लिया, क्योंकि मैं एग्जैक्टली ये कहने वाली थी कि ये ड्रिप्स कैंसर पेशेंट्स को लगती हैं, क्योंकि वो कीमो के बाद कीमोथेरेपी चल रही है, चले जाते हैं बॉडी में, टॉक्सिक जैसे रेडिकल्स हो जाते हैं, तो आप उनको देते हैं कि वो बॉडी को समझ लें डिटॉक्सिफाई करने के लिए और उसको एक एनर्जी वो देने के लिए। तो अब जो टॉपिकल्स में हम डालते हैं, जाहिर है वो एक इंग्रेडिएंट है, वो आपकी जब स्किन पे लगेगा तो उसका भी एक इफेक्ट रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। वो आपकी पिगमेंट ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं। वी अगेन हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा नॉर्मल मेलानिन प्रोडक्शन है, मेलानिन के पाथवेज हैं, ठीक है। कोई कहीं से आ रहा है, जैसे फर्ज करें मैं आज यहाँ आई हूँ आपके ऑफिस, तो मेरे पास DHA से यहाँ आने तक के कोई 6 डिफरेंट रास्ते थे, ठीक है। मैंने एक रास्ता लिया, मैं चाहती एक बंद होता तो मैं दूसरी तरफ से आ जाती, दूसरा बंद होता तीसरी तरफ से आ जाती। सिमिलरली मेलानिन प्रोडक्शन जो है बॉडी में, अगर 5 डिफरेंट जगह से मिलके कंबाइन होके मेलानिन बन रहा है, तो हम उसको एक इंग्रेडिएंट से टारगेट करेंगे तो शायद बॉडी कॉम्पेंसेट करने के लिए दूसरे प्रोसेस से ज़्यादा बनानी शुरू कर देगी, ठीक है। या हो सकता है ना बनाए, आप एक ही इंग्रेडिएंट से खुश हैं। फिर
होता ये है कि होते होते हम जब तक 2-3 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं करते, वो सारे पाथवेज ब्लॉक नहीं होते, तो पेशेंट ठीक नहीं होता। ठीक है। अब आपकी बॉडी तो उसमें आप कह रही हैं कि पेशेंट कलर टू बना रही पेशेंट वेरी करता है, इफेक्ट भी वेरी करता है। किसी को इंजेक्शन, आईवी और क्रीमें सब कुछ यूज करना पड़ता होगा, किसी को मुमकिन है ओरल खाली और सीरम से फर्क हाँ। पड़ जाए। अच्छा, ये डिफरेंट। अब देखिए ऑरल ग्लूटाथियोन की, अगर हम इंजेक्शन के बाद ऑरल ग्लूटाथियोन की बात करें, तो ऑरल ग्लूटाथियोन की बहुत सारी फॉर्म्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, जो हर कंपनी क्लेम करती है कि हमारी बेहतर है और वो हमारी इफेक्टिव है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना रंग गोरा करने वाली क्रीम या टैबलेट्स, कैप्सूल्स। अब इसमें वो जो नॉर्मली ये पेप्टाइड्स हैं, तो जैसे ही हम स्टमक में जाते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते। जो लाइपोसोमल ग्लूटाथियोन है वो इस तरह प्रोटेक्टेड होता है कि वो स्टमक के एसिड्स उसको ब्रेक ना करें और वो ज़्यादा देर सर्वाइव करें और फिर ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएं। जाहिर है वो थोड़ा बेहतर होंगे, वो थोड़ा सा काम कर जाएंगे। इसी तरह बकल स्ट्रिप्स आते हैं या लिक्विड्स आते हैं, जो जैसे आप मुंह में रखते हैं तो वो आपके बकल म्यूकोजा से, ज़बान के नीचे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, वो इफेक्टिव होगी। ठीक है। और एक ग्लूटाथियोन का एक स्पेसिफिक फार्मूला है, एसिटाइल ग्लूटाथियोन, अगर वो हम लें तो वो भी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो जो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा वो अफेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये अगर आप सोचें कि महीना ले लो और मैं ठीक हूँ, नहीं, वो कम से कम 6 महीने लेंगे, इफेक्ट डालेगा, फिर उसको मेंटेन करना है। इसी तरह जितनी लगाने वाली चीज़ें हैं, आपकी अगर बॉडी एक ख़ास हद तक कलर बना रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए आपको वो चीज़ पहले ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, फिर एक हद तक आहिस्ता आहिस्ता स्टेप डाउन करके मेंटेनेंस के लिए, अपने कलर को, अपनी टोन को मेंटेन करने के लिए हो सकता है आपको 1-2 चीज़ें मेंटेन करनी पड़े लगाने के लिए। सनब्लॉक। अच्छा, ऐसा नहीं है फिर, इसका मतलब है डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है कि आप कोई एक चीज़ यूज़ कर लें उसका परमानेंट इफेक्ट आपकी स्किन पे रहेगा, क्योंकि ऊपर वाली लेयर तो खत्म हो जानी है, वो चेंज होती रहेगी ना, नेचुरल लेयर आती रहनी है। हाँ, अगर स्किन इतनी थिक है, ठीक है, हमारी बेसल लेयर ये एपिडर्मिस है सिर्फ, ये जो हमें बाहर नजर आ रही, तो एपिडर्मिस नीचे से लेके ऊपर तक अगर है तो मेलानोसाइट्स यहाँ है सबसे नीचे वाली लेयर में, वो यहाँ से कलर बनाते हैं और फिर वो ऊपर तक आता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अगर हमने उसको ब्लॉक करना है तो ये इतना सारा ट्रैवल करके पिगमेंट यहाँ पहुंचेगा, तो मेलानोसाइट कलर कम बनाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कम करेगा, तो फिर हमारा रंग आहिस्ता आहिस्ता बेहतर। अच्छा, हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं ना अपनी सेलिब्रिटीज़ को और उनके स्किन को, और बहुत से जो ऐसे सेलिब्रिटी फेसेस हैं जिनकी स्किन एक्चुअली चेंज हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो बड़ा एक पढ़ी लिखी सी बात है, समझ आ जाता है लोगों को कि दे गो थ्रू ट्रीटमेंट्स एंड विच इज जस्टिफाइड। आई एम नॉट जजिंग देम एट ऑल। उसकी वजह ये है दे आर नॉट टू बी जज्ड। आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ द आवर आल्सो। बिल्कुल, एंड आई थिंक कॉन्टिन्यूअस लाइट के साथ, एक्सपोजर्स, मेकअप के साथ एज करती है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए सब कुछ कराना पड़ता है। आई एम नॉट जजिंग एनीबडी ऑन दैट। अब मेरा सवाल ये है कि क्या वो भी फिर कंटिन्यू रखते हैं ऑल द प्रोसीजर्स, ऑल द स्किन केयर एंड ऑल एवरीथिंग, जो भी शॉट्स हैं, इसमें ये होता है, ये डिपेंड करता है कि जिसने, तो फर्ज करो कि अगर किसी ने ग्लूटाथियोन आईवी लगवाया है और उन्होंने अपना रंग वाकई चेंज किया है साल की मेहनत के बाद, तो वो तो डेफिनेटली मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, इवन के जैसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी हैं, वो आजकल इसको लॉन्जेविटी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे पेप्टाइड्स आ गए हैं, वो अपनी सेल की एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए GHKCU लगाएंगे, BP, मतलब बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं। ठीक है, वो हमारे लॉन्जेविटी मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें यंग रख रहे हैं या हमारे सेल्स को रिवर्स करें। और वो तब तक ही है जब तक आप खाए। मेंटेन करने से मुराद ये है कि जब तक आप खाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, हाँ, यूज करते रहेंगे, तो आप इसी तरह NAC हो गया, आपका रेस्वेराट्रोल हो गया, NMN है, ये वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूटाथियोन हो गया, CQ10 हो गया, क्वेरसेटिन हो गया, जिनको हम लॉन्जेविटी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये हमारी एंटी एजिंग में और हमारे सेल्स को यूथफुल रखने में रोल प्ले करते हैं। तो हमारी बॉडी एज स्लो करेगी या बहुत स्लो करेगी और हम ज़्यादा देर यंगर रहेंगे, एनर्जी ज़्यादा होगी, मसल ज़्यादा बिल्ड होगा, फैट कम एक्यूमुलेट होगा। तो ग्लूटाथियोन, विटामिन C, हमारे जो मल्टीविटामिन्स हैं, उसकी ट्रिप्स भी बड़ी कॉमन हो गई हैं कि लोग समझते हैं कि अच्छा महीने में एक दफ़ा लगाई, हमें ना एक एनर्जी का बूस्टर मिलता है। हाँ। तो हमें वो अच्छा लगता है, तो लोग करते हैं। तो उसमें कोई डेंजरस बात है? देखिए, इज इट हेल्दी? It's not, I wouldn't say that it's very healthy, but for people who are workaholics or they work more, they have too many stresses in their life, अगर उनकी oxidative stress body में ज़्यादा accumulate हो रही है और वो हाई डोज विटामिन C या ग्लूटाथियोन लगाने से
उनकी एनर्जीज रिवाइव रहती हैं और वो उनकी रेडिकल स्ट्रेस समझ लें कम हो जाती है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं, एज लॉन्ग एज आप उनके LFTs के ऊपर, किडनी फंक्शंस के ऊपर, उन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रख रहे हैं। एज फार एज ना, लेकिन हम करते नहीं हैं असल में, हम नहीं कैजुअल करते। हैं। मैं किसी को लॉन्ग टर्म अगर वो फ़र्ज़ करें IVs पे रहना चाहे अपनी वर्क और सब चीज़ों से रिलेटेड, तो हम नॉर्मली गाहे बगाहे, अगर कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ये खुद से चाहते हैं, एक तो उनमें हम टेस्ट करा रहे होते हैं, जैसे अगर किसी को आयरन लगने की ज़रूरत है तो हम आयरन का टेस्ट गाहे बगाहे कराएंगे, बिला वजह नहीं करेंगे। B12 लगाना है, आपने विटामिन C हाई डोज लगानी है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि उनकी बॉडी में उसके एडवर्स एक्यूमुलेटिव इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे। सही है, ये तो आप ऑब्वियसली आप प्रोफेशनल्स के पास अगर कोई है यार, देखो वी हैव टू एडमिट, आप रिकमेंड करेंगी और करवाएंगी भी, अदरवाइज शायद आप उसको अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी समझते हुए रोक भी देंगे, भाई आप जब तक टेस्ट नहीं कराएंगे हम नहीं। मैं तो नहीं लगाती, मैं तो ग्लूटाथियोन भी IV, मैं कहती हूँ पहले CBC होंगे, LFTs होंगे, इवन ऑन डिमांड जो है आप कहेंगे कि भाई मुझे, मैं कहती हूँ आई एम सॉरी, वी कैन नॉट। हाँ एग्जैक्टली। अब मसला ये है, अब हम चलते हैं जरा जनरल मैसेज की तरफ। ये जो आपने इतने सारे नाम लिए ना, बायोटिन, B12, मैग्नीशियम, आजकल बड़ा ही मार्केट में ट्रेंडी आया हुआ है कि मैग्नीशियम की गोलियां जो है ना ओवर द काउंटर खरीदते हैं, करती होंगी। व्हाट आई मीन टू से इज कि मुझे कैसे पता लग जाएगा कि मेरी बॉडी में किस चीज़ की कमी है? वो एनर्जी में हो, वो स्किन में नहीं होगा ना। तो फिर इसका क्या हल है? ओवर द काउंटर हम एड्स देखते रहते हैं एंड देन वी बाय इट। बच्चों के आजकल मल्टीविटामिन स्किन के लिए या हाइट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, गमी बेयर्स के नाम से, और बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के कि गम्स और जेलीज की सूरत में वो आएंगे और आप बच्चों को इस्तेमाल कराएं। इज इट हेल्पफुल? अच्छा, देखिए श्योर कि उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं? देखिए जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, उनकी एक डेली क्वांटिटी होती है, ठीक है, उनकी एक स्पेसिफाइड लिमिट है कि ये डेली अलाउड है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट में नॉर्मली जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपकी जो डेली बॉडी में रिक्वायरमेंट है ना, उसके मुताबिक फॉर्मुलेट हुए होते हैं, ठीक है। सो इफ़ समबडी हैज़ अ डेफिशिएंसी, अगर आपने फ़र्ज़ करें, और उनको सप्लीमेंट्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किसी बीमारी का इलाज नहीं है, वो किसी मेजर चीज़ की, जस्ट अ बूस्टर ऑफ समथिंग। इट्स अ बूस्टर। देखें, फ़र्ज़ करें आप और मैं, आप में विटामिन D की डेफिशिएंसी है, मेरे में नहीं है। अगर हमने मैंने आपका टेस्ट कराया, आप में निकल आई, तो मैं आपको डेली वाला नहीं दे सकती क्योंकि आप में डेफिशिएंसी है, वो कवर नहीं होगी अगर आपको हम एक हाई डोज नहीं देंगे पहले कमी को पूरा करने के लिए, और फिर डेली मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। मेरे में अगर कमी नहीं निकली तो मैं डेली वाला सप्लीमेंट लूंगी एंड आई विल बी फाइन, बिकॉज देयर इज़ अ डेली रिक्वायरमेंट दैट आई मे नॉट बी मीटिंग। एंड मोस्टली हमारी जो डाइट्स हैं, बच्चों की भी बड़ों की भी, वो ख़ास चीज़ों के अराउंड घूमती हैं और वो हेल्दी डाइट नहीं हम ले रहे होते। इफ़ वी आर टेकिंग अ हेल्दी डाइट, अ बैलेंस्ड डाइट जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हों, तो 90% से ज़्यादा चांस है कि हमें कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हम पूरे फूड ग्रुप्स नहीं ले रहे होते, ठीक है, उसकी वजह से हमें सप्लीमेंट्स का समटाइम सहारा लेना पड़ता है। या अगर हम पूरे फूड ग्रुप्स ले रहे हैं तो किसी के मैदे में से कुदरती तौर पे उसकी बॉडी का मैकेनिज़्म ऐसा है कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि उसको एक्स्ट्रा हायर डोज ऑफ सप्लीमेंट चाहिए कि वो बॉडी में से एब्जॉर्ब हो जाए। समटाइम्स हम जितना मर्जी आयरन देते रहें, वो पेट से एब्जॉर्ब नहीं होता और उस बंदे में साल आयरन की गोली खाने के बावजूद डेफिशिएंसी रहती है, ठीक है। उस केस में हमें आयरन की ड्रिप लगवानी पड़ती है। तो हर केस ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है। तो आप ये कह रही हैं उसके लिए टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर आपको फ़र्ज़ करें आपने डेली सप्लीमेंट लिया है, ठीक है, और आपको फ़र्क नहीं पड़ा, या आपको लग रहा है कि मुझे कोई मज़ीद नुकसान होने लग गया, तो यू शुड स्टॉप, you should go to a doctor and you should ask that doctor to check your levels. पहले तो देखें वो internal physician या जो भी अच्छा डॉक्टर होगा वो आपकी हिस्ट्री लेगा, ठीक है, आपके सिम्टम्स चेक करेगा। अगर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो वो कहेगा अच्छा पहले मोटे मोटे टेस्ट करा लेने दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सप्लीमेंट क्या ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, एक मल्टीविटामिन या कोई भी सप्लीमेंट लेने के कितने अरसे बाद तक आप जज कर सकते हैं कि उसका असर हुआ है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल हाँ 3 months, मिनिमम 3 months। आप बालों के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, इस तरह के बहुत मार्केट में 3 months इज एवरेज, ठीक है। कुछ इंस्टेंसेस में 3 months से ज़्यादा भी लग सकते हैं और कुछ लोगों को 2 से 3 हफ्ते में भी। अब कुछ लोगों में मैग्नीशियम जो है इट वर्क्स सो वेल कि विद इन डेज ऑफ टेकिंग मैग्नीशियम दे फील मोर काम,
दे फील दैट यू नो देयर मसल्स आर रिलैक्स्ड, वो उतना ज़्यादा एंक्शियस नहीं फील करे, वो बेहतर सोना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको मैग्नीशियम ने हेल्प किया है। लेकिन अब वो अगर बहुत ज़्यादा हायर डोजेज ऑफ मैग्नीशियम साल हर साल लेते जा रहे हैं तो वो भी नहीं ठीक। नॉर्मली हम कहते हैं कि 3 to 6 months एक सप्लीमेंट लेके डू गिव इट अ ब्रेक एंड देन यू कैन रीस्टार्ट इट आफ्टर सम टाइम। ब्रेक देना जरूरी। अगर आपने डॉक्टर से नहीं पूछा तो 3-6 महीने बाद थोड़ा सा ब्रेक लें, फिर एक आधा महीना छोड़ दें, मत 2 महीने छोड़ दें, फिर देखें कि सिम्टम्स क्या रिवर्स हो गए हैं, उतने ही हो गए हैं जितने आपको पहले थे। अगर आपको लगता है कि मुझे दोबारा ज़रूरत है, दोबारा ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम बार बार अराइज हो रही हो ना, तो तब भी आई वुड सजेस्ट कि वी शुड सीक प्रोफेशनल ओपिनियंस, और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप ये देखें कि अब यहाँ पे मैं ख़वातीन को एड्रेस करना चाहूँगी। यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है, हम कहते हैं जी प्रेगनेंसी में हमारी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी, यू नो देयर इज़ अ नोशन, और फिर एक वो जो टेल्स भी चल रही होती हैं कि उसका मतलब क्या है, वो एक अलग पूरी कहानी है। लेकिन प्रेगनेंसी में स्किन वाकई में बहुत बड़ी परसेंटेज है लोगों की जिसमें ठीक हो जाती है ख़वातीन की। अब उसकी एक बड़ी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि आप पूरी प्रेगनेंसी में कॉन्टीन्यूसली डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर विटामिन डी भी खा रहे होते हैं, आप मल्टी विटामिन्स भी ले रहे होते हैं, आप वो तमाम सप्लीमेंट्स पूरे करने की बच्चे के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, बट यू डोंट इवन रियलाइज़ कि आपकी अपनी बॉडी को भी उसकी ज़रूरत है। और जैसे ही बेबी डिलीवर किया आपने, आप सब कुछ छोड़ देते हैं, एंड देन यू से कि जी पोस्टमार्टम में यानी कि बाद में बच्चे के बाद तो मेरी स्किन बिल्कुल ढलक गई, ओहो ये प्रॉब्लम मुझे इसके बाद शुरू हुआ था, पोर्स बहुत प्रोमिनेंट हो गए, एक्नी, जो भी मतलब डिफर करता है। चेंजेस भी है ना, देखिए न्यूट्रिशनल चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, वेट चेंजेस हैं, इट्स अ ह्यूज चेंज दैट इज़ कमिंग इन द लाइफ। तो उस ड्यूरेशन के लिए भी हमें कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, हमारी स्किन केयर के लिए, हमारे वेट के लिए, हमारे खाने पीने की, हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा इशू बालों के ऊपर आता है। प्रेगनेंसी में भी कोई हमारा हमें गाइड करने, मतलब गायनोकोलॉजिस्ट तो हमारे बेचारी वो खाने पीने का, बालों का ध्यान नहीं रख सकती ना। सही बात है, और जनरली वो तो हमें हमारे बेबी की केयर के लिए और हमारी ज़िंदगी की केयर के लिए है। तो हम जनरली नहीं देख रहे होते कि हमने अपने लिए अपना कैसे ख्याल करना है। सही, हम अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो 99% ऑफ द टाइम। आपके ख्याल में हमें उसके बाद ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अपनी स्किन, अपने हेयर के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए। हेल्दी, how can we take care of our work, our family, our kids, अपना हस्बैंड, अपना ससुराल, अपने माँ बाप, अगर हम अपने आप को हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जो कि सिर्फ हमारा नहीं, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन हमारी तो कल्चर में, हमारी जीन्स में, हमारे हड्डियों में घुसा दिया जाता है कि यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पहले सब लोग हैं और उसके बाद तुम हो। तो अपना ख्याल नहीं रखना, छोड़ो स्किन को, छोड़ो बालों को, बच्चे को देख लो, मियाँ को देख लो, ससुराल को देख लो। और कोई खातून जो अपने आप को देखने की कोशिश भी करती है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखने की कोशिश करती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो दे आर जज्ड very badly कि they are self-centered or selfish, absolutely। तो मैं तो अपने पेशेंट्स को भी सिखाती हूँ कि यार आप बेहतर है ना, आप ठीक है ना, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तभी आप हर चीज़ को ठीक कर सकती हैं, वरना नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली राइट। और इसमें मैं ये कहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू हैव स्पा डे, सलोन डे, जो आपको सेटिस्फाई और कंफर्टेबल कर रहा है, हैव दैट डे। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। यू फील सो रिलैक्स कि आपकी वो एनर्जी जो है ना एकदम से रिफ्रेश हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तान को, हमारे रीजन को बहुत ज़्यादा केटर करते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि उसके कुछ लोग जो नहीं जा पाते डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, या उनके लिए अभी भी लग्जरी रहती है, तो मैं चाह रही हूँ कि उनके लिए ये क्लियरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि गर्मियों में जो हम डिटॉक्स वाटर इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद घर में बना लेते हैं, ऑर्गेनिकली भी है जो भी, क्या उसका स्किन के ऊपर असर होता है? क्या लोगों को वो कंटिन्यू लेते रहना चाहिए, या डिटॉक्स वाटर बस ऐसे ही एक कॉस्मेटिक चीज़ है? अच्छा देखिए, डिटॉक्स वाटर में नॉर्मली जो है ना वो लोग उसमें लेमन डाल लेंगे, उसमें मिंट डाल लेंगे, कोरिएंडर डाल लेंगे, सिनेमन डाल लेंगे, तो इसमें से जो इंग्रेडिएंट आपका लीच आउट होगा वो पानी में जाएगा। डिटॉक्स वो ज़रा डाल के रखेंगे, ओवरनाइट रखते हैं, तो उसमें से जो उसके हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें निकलते हैं और उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे होते हैं, ठीक है। सो हर्बल टीज़ एंड डिटॉक्स वाटर डज़ हेल्प, लेकिन हमें अपने उसको हाइड्रेशन के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। गर्मियों में जैसे खाली डिटॉक्स वाटर आपको हेल्प नहीं करेगा, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स आपको सफिशेंट मिल रहे हैं और आप इनफ पानी पी रहे हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है हम ना शरबतों पे या मीठे फ्लूइड्स पे रिलाई करना शुरू हो जाते हैं, वो नहीं हमें करना चाहिए। हमें हेल्दी फ्रूट इनटेक करना चाहिए, जो उस मौसम का फल है वो गुड क्वांटिटी में लें, 2 से 3 पोर्शन फ्रूट के हमारी रूटीन में एडेड होने चाहिए। डिटॉक्स वाटर विच कैन इंक्लूड लेमन, मिंट,
सिनेमन, ये चीज़ें हम डाल के ओवरनाइट, इवन लेमन ग्रास का बहुत अच्छा होता है। तो डिटॉक्स वाटर इज़ अ गुड थिंग, वो आपकी हाइड्रेशन पूरी करेगा, आपके किडनीज को फ्लश आउट करेगा और उससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि गर्मियों का एक बहुत कॉमन मसला है और मुझे लगता है कि मर्दों को खास तौर पर ज़्यादा होता है, दैट इज़ फंगल इन्फेक्शन, जिससे आपकी, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको फंगल इन्फेक्शन है उनकी स्किन के ऊपर। स्किन 2 टोन की हो जाती है, अगर आपकी, उसको बोलते हैं, जो आपका नॉर्मल टोन होती है उसके अलावा उसके ऊपर निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं आपकी नॉर्मल टोन से ज़्यादा डार्कर, यूजुअली नेक एरियाज पर, अंडर आर्म्स पर, चेस्ट के ऊपर, बैक साइड पर। बिल्कुल, ये क्या है, एक तो जरा एक्सप्लेन करिए, और फंगल इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं? अच्छा, इसमें देखें, इसको पिट्राइसिस वर्सिकुलर या टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं, जिसमें हमारी स्किन पे यूजुअली जब स्वेट ज़्यादा होती है तो कुछ लोगों की एक प्रोपेंसिटी होती है, वो प्रोन होते हैं कि उनमें वो ख़ास फंगस उनकी बॉडी के ऊपर ग्रो करना शुरू हो जाता है। वो फंगस ग्रो करता है तो वो खारिश, दर्द, जलन वगैरह नहीं करता, लेकिन वो धब्बे धब्बे डालना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में वो धब्बे डार्कर कलर के होते हैं, कुछ लोगों में वो थोड़ी सी लाइटर, जो जितना डार्क होगा आपका अपना स्किन कलर, उनमें समटाइम्स लाइट भी बन सकते हैं। तो इसका सबसे, जब हो जाए तब तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हम सैलिसिलिक एसिड वॉशेस, जो बेस सोप्स या वॉशेस होते हैं, उससे बॉडी वॉश कराते हैं और एक आधी क्रीम पेशेंट को लगाने के लिए दे देते हैं, जिससे 2-3 हफ्ते में फंगस ख़त्म हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद 2-4 हफ्ते में स्किन कलर लाइट हो जाता है। सबसे बचने का इसका बेहतरीन तरीका यह है कि एवरीबडी शुड बी टेकिंग अ बाथ डेली, ठीक है। एंड पीपल हु आर प्रोन टू गेटिंग द फंगल इन्फेक्शंस, वो बाज़ार से सस्ता सा सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सोप या सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो बॉडी वॉश है उसको यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। लेकिन जब हो जाए तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, वरना वो डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि अपेरेंटली हमें लगता है कि देखें, एक से दूसरे को फैलेगा, आप तंग होंगे, आपके कपड़ों में लगेगा। अच्छा, ये एक से दूसरे को फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। फंगस है, इट्स अ कंटेजियस प्रॉब्लम, इट कैन स्प्रेड। आपका तौलिया घर में किसी ने यूज़ कर लिया है, आपकी शर्ट आपके भाई ने यूज़ कर लिया है, तो इस कुछ हाइजीन रिलेटेड चीज़ें ना, हमें जनरली हाइजीन के प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो हमें फॉलो करने चाहिए। रोज़ नहाएं, बॉडी वॉश करें, आपने जो कपड़े एक दफ़ा यूज़ कर लिए हैं अगर उनमें पसीना आ गया है तो उनको वॉश हो जाना चाहिए, ठीक है। आपका बॉडी का टॉवल या फेस का टॉवल आपके भाई को, बहन को, अम्मी को नहीं यूज़ करना चाहिए। ये बेसिक हाइजीन के प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। हाइजीन के प्रिंसिपल समझते नहीं है ना, हम समझते हैं कि ये ओहो इसको अपना तौलिया लग चाहिए, ये क्या मतलब ये वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे कंबाइंड तौलिए लटके हुए होते हैं, जनरल बात कर रही हूँ। अब जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को सेंस है, वो तो रखते हैं इस चीज़ का ख्याल कि हाथ साफ करने के लिए अलग तौलिया है, मुंह साफ करने के लिए अलग तौलिया है, लेकिन फिर वो भी कंबाइन हो जाता है। सो जनरली आप ये कह रही हैं कि एक दूसरे का टॉवल यूज नहीं करना चाहिए, और इवन हस्बैंड वाइफ को भी एक दूसरे का टॉवल यूज नहीं करना चाहिए। 2-3 यूजेस के बाद ना आपको टॉवल को वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी से जो उतरेगा वो गीला जब टॉवल होता है तो उसमें, जैसे हमारी अगर हम फ़र्ज़ करें कोई सब्ज़ी बाहर रख देते हैं, गोश्त बाहर रख देते हैं, गीला है, उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर है ना, ब्रेड बाहर पड़ी होती है तो उसके ऊपर फंगस ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जब गीला टॉवल होगा, अगर हम उसको बाहर धूप में नहीं डालते, उसको अच्छी तरह सुखाते नहीं हैं, आप उसको घर के इन्वायरमेंट में ही, बाथरूम में ही ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके अंदर भी प्रोपेंसिटी है कि बैक्टीरिया विल स्टार्ट टू ग्रो। जो आपकी स्किन के नॉर्मल बैक्टीरिया उतरे हैं वो ग्रो कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, वो आपको दे सकते हैं, तो वो गंदा हो जाता है। वो गंदा होके मुमकिन आपको कोई बीमारी ना दे, लेकिन आपको फेस पे एक्ने दे देगा। सही, आपने कहा 3 से 4 दिन बाद अपना तौलिया धो लेना चाहिए, लेकिन क्या डेली तौलिए को धूप लगवाने से ये प्रोसेस थोड़ी सी बचत हो जाएगी, थोड़ी सी बचत हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अच्छा, धूप लगवाना डेली ज़रूरी है। मैं कहूँगी 3rd यूज़ के बाद उसको आप 100% 3rd यूज़ के बाद उसको धुला दें प्लीज़। उसको हफ्तों जो है ना, हमारी जो आदत होती है, आइडियली जो लोग कर सकते हैं शायद उनको सेम डे उसको वॉश कर लें, अगर उन्हें धूप नहीं लगवाई तो। अगर 2 दिन धूप लग गई तो तीसरे दिन तो डेफिनेटली टॉवल वॉश होना चाहिए। सबसे ज्यादा डिजीज, स्किन डिजीज जो है वो उससे भी फैलती हैं, और खास तौर पर अगर आप एक ही तौलिया 2-4 लोग अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आई एम वेरी कॉन्शियस, मैंने इवन अपने बच्चों के भी 2 छोटे बच्चे हैं, तौलिए अलग अलग रखे हैं। आई डोंट मिक्स देम कि भाई आप यही यूज नहीं करना चाहिए, और गीला किसी का तौलिया तो बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। दैट इज, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अजीब सी चीज। खैर, मुझे खुद भी अपना भी गीला तौलिया दोबारा नहीं यूज करना चाहिए। अजीब स्मेल नहीं आना शुरू हो जाती कि वो एक अजीब सी स्मेल। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, कुछ स्किन्स जो हैं
अब मैं ज़रा खूबसूरती के एलिमेंट से निकलकर हाइजीन वाली साइड पर जा रही हूँ। कुछ स्किन्स जो हैं वो जनरली थोड़ा सा भी पसीना आए तो बहुत स्मेल छोड़ती हैं। कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है स्किन के साथ, या ये हमारा परसेप्शन है? नहीं, बिल्कुल होता है। कुछ लोगों की जो स्वेट में ना बैक्टीरिया और वो बहुत जल्दी ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम जो एक्सेसिव स्वेटिंग है उसको हम हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसका इलाज है? स्मेली स्वेट है वो ब्रोम हाइड्रोसिस हम उसको बोलते हैं, कि उसमें स्मेल आना शुरू हो गई। इलाज 100% ये है कि अगर तो वहाँ आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक कर लें, लेकिन जब तक आप स्वेट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप उसके ऊपर जो कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमने एक्सेसिव स्वेटिंग का इलाज करना होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग के इलाज में बहुत सारी चीज़ें आराम से अवेलेबल हैं। अगेन कमिंग बैक के हमारी बॉडी हाइजीन, वी शुड बी यूजिंग अ डिओड्रेंट, वी शुड बी यूजिंग अ रोल ऑन टू मेक श्योर दैट वी हैव लेस स्वेटिंग, वो हमारी स्वेटिंग को कंट्रोल करे और साथ ही थोड़ी सी स्मेल को भी जो है वो मास्क रखे। रोज़ नहाएंगे और डिओड्रेंट लगाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी में से भी स्मेल आएगी। हाँ, 1-2% लोग वो हो सकते हैं जिनको जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हाइपर हाइड्रोसिस या एक्सेसिव स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, और वो फिर बेचारे आउटडोर्स होते हैं या काम कर रहे होते हैं और अभी वो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते कम से कम 3-4-5 घंटे की ड्यूरेशन में, तो वो स्वेट कर सकते हैं। प्लस टीनेजर्स जो हैं, जैसे स्पेशली बॉयज़ हैं, वो जब बड़े हो रहे होते हैं एकदम, तो उनको आइडिया नहीं हो रहा था, उनकी बॉडी में से एक ख़ास स्मेल जो है लड़कों में से, यंगस्टर्स में से, यंग एडल्ट्स में से आना शुरू हो जाती है। वो भी अगर अपनी बॉडी हाइजीन को क्लीन रखें, अपने अंडर आर्म्स को क्लीन रखें और साथ में जो है ना डेली नहाएं, डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें, तो काफ़ी हद तक उनका यही जनरल इंस्ट्रक्शंस करके उनका मसला हल हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि व्हेन वी गो, हम जब कोई डिओड्रेंट लेने जाते हैं या ख़ासतौर पर रोल ऑन लेने जाते हैं, मेन प्रॉब्लम को, मेन स्मेल को हम अपनी अंडर आर्म्स के साथ लिंक्ड कर लेते हैं। अब कुछ लोगों का 2-4 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब कुछ लोग जब रोल ऑन लेना चाहते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि हम क्या लें, क्योंकि मार्केट में बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। जेल बेस्ड जो है वो लिक्विड वाला जो होता है, फिर एक वो जो सोप टाइप होता है ना थोड़ा सा, वो रोल ऑन भी अवेलेबल। विच इज़ गुड? कौन सा लेना चाहिए? वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड? ये अगेन इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें जो है ना बेसिकली कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए, चाहे वो हर्बल है जो कि आपकी उसकी स्वेट को कंट्रोल करेगा, ठीक है, और आपकी स्किन पे थोड़ी देर के लिए स्मेल को मास्क रखेगा, ठीक है, या एल्यूमिनियम क्लोराइड बेस्ड होने चाहिए एक सर्टेन स्ट्रेंथ में, जो कि एक्टिवली आपकी स्वेट को कंट्रोल करेंगे और आपकी बॉडी स्मेल को कंट्रोल करेंगे। देखिए, स्वेट कंट्रोल होगी ना सिमल, एक हद तक तो पसीना आना है। हम पसीने को 100% रोकना भी नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। जिन लोगों को पसीना नहीं आता और उनके स्वेट ग्लैंड्स काम नहीं करते, उनको बीमारियां हो जाती हैं। हमारी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उनको सिंड्रोम्स होते हैं जो कि बेचारे स्वेट नहीं कर पा रहे तो वो बीमार होते हैं। वो बेचारे नॉर्मल नहीं होते। तो हम स्वेटिंग को 100% नहीं कंट्रोल करना चाहते, लेकिन येस 70-80% एक्सेसिव स्वेटिंग को हम कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। तो आप 2-3 डिफरेंट ट्राई करें जो आपके बजट में आता है। अगर आपको फ़र्ज़ करें कोई 2-4-5 डिफरेंट चीज़ें आपने यूज़ की हैं, अगर वो आपको हेल्प नहीं कर रहा, स्वेटिंग को कंट्रोल नहीं कर रहा, स्मेल फिर भी आ रही है, या आपको उल्टा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से एलर्जी होनी शुरू हो गई है, तो फिर प्रॉबली यू विल नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि हम मेडिकल ग्रेड या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके फिर एक्सेसिव स्वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई एक सर्टेन प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि आपको सूट कर रही है, और मैं ये हाइजीन की बात कर रही हूँ, पसीना कंट्रोल करने की बात कर रही हूँ, बॉडी की स्मेल को ख़त्म करने की बात कर रही हूँ। फिर यूजुअली क्या होता है कि 6-8 महीने आपने मुसलसल वो यूज़ किया और फिर आपको एकदम लगता है कि नाउ इट्स नॉट वर्किंग। पहले तो ये 8-10 घंटे जो मैं घर से बाहर रहता था या रहती थी तो ये ख़त्म हो गया, अब ये इट हैज़ स्टार्टेड टर्निंग इनटू अ बैड स्मेल। तो ये साइकोलॉजिकल है या एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि आपको 6-8 महीने के बाद इस किस्म की प्रोडक्ट को चेंज कर लेना चाहिए? 6-8 महीने बाद फेस वॉश चेंज कर लेना चाहिए, कुछ लोगों को जरूरत होती है रोल ऑन चेंज कर लेना हमें चाहिए। चीज़ें प्रोडक्ट्स को चेंज इसलिए करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि बॉडी समटाइम्स बिकम्स यूज्ड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट विल स्टॉप वर्किंग फॉर दैट पर्सन, ठीक है। तो हमें उस प्रोडक्ट को चेंज कर लेना चाहिए और दूसरी ट्राई कर लेनी चाहिए, और एक टाइप की 2-3 महीने 4 महीने यूज़ करने के बाद अगर तो वो हेल्प करी है तो कंटिन्यू करें, अगर नहीं करी तो सीक अनदर ब्रांड, सीक अनदर फार्मूला,
मे बी अ आप ये हायर कह रही हैं स्ट्रेंथ, कि change कर लेना मे चाहिए। बी अ हायर स्ट्रेंथ। देखें, मुमकिन है किसी चीज़ में एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की 1% है या 2% है, आपका प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि 2% उसके लिए काम नहीं कर रहा, 5% चाहिए, 10% काम नहीं कर रहा, आपकी बॉडी 20% चाहिए। इम्यून हो जाती है उस चीज़ के लिए। हो जाती है, हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के इम्यून हो सकती है, क्योंकि बॉडी को आपने आदत डाल दी, बॉडी कहेगी यार अच्छा मैं काम कर रहा था, मुझे इससे ज़्यादा काम करना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो हमें ज़रूरत होती है, ट्रिगर हो गया तो वो हाँ। ज़्यादा और अगर आना शुरू आपको हो गया। खुद स्मेल ना आए तो, और मतलब खुद उस स्मेल को मैनेज ना करना आए, खुद उस प्रॉब्लम को फिक्स ना करना आ रहा हो, तो ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल। देखें, लग्जरी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना कम्प्लीटली नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट बेस्ड, दे हैव प्रॉपरली ट्रेंड कंसल्टेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं, इतने समझ लें हमारे प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हमारे रेजिडेंट्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और प्रोफेशनल लोग वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। तो अगर कोई प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकता तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल जा सकते हैं। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ जाएँ, वो आउटडोर में बैठे होते हैं, पर्ची सिस्टम है, थोड़े से पैसों में आप दिखा सकते हैं। बहुत सारे एरियाज़ में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रोफेशनल बैठे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फी नहीं चार्ज करते। तो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे टू इवन सीक प्रोफेशनल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, वहीं पर अब हम ज़रा आ जाते हैं, लोगों को मशवरे जो है मैं चाह रही हूँ कि आपसे मिले। बैक टू नेचर का एक बड़ा फार्मूला चल रहा है आजकल, बैक टू नेचर। हम हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, हर्बल फेस वॉश यूज़ करेंगे, हर्बल शैम्पू की तरफ जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें भी करेंगे। आपके ख्याल में इज़ इट सेफ वो कर लेना चाहिए? नेचुरल चीज़ों की तरफ जो लोग जा रहे हैं, जाहिर है वो आपकी फील्ड से तो टोटली डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वहीं पर आपके ख्याल में इट्स ओके? अच्छा देखें, ये अब हर्बल जो चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर बेस करता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एक्सट्रैक्ट्स हैं। बहुत सारी जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी हैं, या ये जो चीज़ें होती हैं, ये हर्बल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक हर्ब है, उसमें से हमने उसकी जो एक्चुअल एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उसको प्योरीफाई किया है, उसकी परसेंटेज को जितना बॉडी को चाहिए वो हमने यूज़ करके एक दवाई बना ली है। ठीक है, या एक रिलेटिवली मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट बना लिया है। अब जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करने से एक्चुअली इरिटेशन भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। साइड इफेक्ट्स देखें, साइड इफेक्ट हम इसलिए मैं कमिट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे दवाई का तो पता है कि ये दवाई यूज़ करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो हर्बल चीज़ है, हर्बल चीज़ एक ना जनरल विंडो में आ जाती है कि ये हर्बल है। भाई हर्बल में क्या डाला हुआ है? आपने नीम डाला है, ट्रीटी ऑयल डाला है, आपने ऑरेंज पील डाला है, आपने एप्रिकॉट कर्नल्स डाले हैं। इंग्रेडिएंट्स अगर लिखे भी हैं तो वो कितने परसेंटेज हैं, वो किस तरह से बनाए गए हैं, वो नहीं लिखा। अच्छा, अब वो ना स्टडी नहीं होता। मैंने फ़र्ज़ करें कि एक हर्बल चीज़ लगाई है, अब उसमें जितनी क्वांटिटी डली हुई है वो एक्चुअली कितने % होगी तो वो स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से हर्बल प्रोडक्ट बनाने में इतनी ज़्यादा चीज़ डाल दी है कि वो किसी की स्किन को इरिटेट कर सकती है। तो यूज़ अ प्रोडक्ट इफ़ यू वांट टू। ठीक है, मैं डायरेक्टली हर्बल प्रोडक्ट इसलिए नहीं रिकमेंड करती क्योंकि मुझे उसमें चीज़ों के पूरे 100% इफेक्ट्स का या साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता। ठीक है, उनकी सुपरविजन नहीं होती, तो उनके ऊपर रिस्क। It can be a risk. You want to not use it 100% on your own. Of course. देखिए, मैं ऑर्गेनिक चीज़, ऑर्गेनिक अगेन मीन्स कि आप नेचर बेस्ड चीज़ें बना रहे हैं। मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो आते ही प्लांट से हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक टॉपिकल एक्सोसोम्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो प्लांट डिराइव्ड है, वो प्लांट से होते होते उस पर रिसर्च स्टडीज़ इतना कुछ होके उन्होंने एक सेल निकाला है, वो सेल में से मॉलिक्यूल निकाला है। अगर वो हम पूरा पौधा मुंह पे लगाना शुरू कर दें तो हो सकता है उसमें और ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो इरिटेट भी कर सकते हैं ना। तो वो आप कह रही हैं कि मेडिसिन के अंदर भी प्लांट बेस्ड जो मेडिसिन होती हैं, लेकिन यही बता रही हूँ डिफरेंट प्रोसीजर से यूज चल के रिसर्च देखिए, रिसर्च होती है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती है, उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, वो एक प्रोसेस से एक पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस होता है। आप कह रही हैं एलोपैथी मेडिसिन्स जो हैं फॉर स्किन और एनीथिंग आर मोर रिलायबल? I would say they're more authentic, yes, natural, because we have studied them and we know what we are applying. देखिए, अगर आप मुझे कहेंगी कि ये नीम है, ये लगा लें, और मैं कहूँगी हाँ नीम भी फ़ायदा देती है, डिसइंफेक्ट कर सकती है, आपकी स्किन में थोड़ी सी हार्श होती है, ओवर ड्राई करेगी, कोई एक्सफोलिएशन, ये इंग्रेडिएंट्स है, एप्रिकॉट कर्नल्स हैं, वो कर देंगे। विटामिन सी लगाया, वो सन सेंसिटिव। अब आप लीमू लगा के
बाहर चले जाएं, लीमू में विटामिन सी है, ठीक है, लेकिन वो रैशेस हो जाते हैं, कर सकता है ना, क्योंकि वो उसकी परसेंटेज कंट्रोल नहीं है ना। देखें, ठीक है, टमाटर कोई लगा रहा है मुंह पे, कोई एलोवेरा लगा रहा है, वो डिफरेंट चीज़ें, वो हेल्प भी करती हैं, ये नहीं कि वो हेल्प नहीं करती, लेकिन वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए उसमें हमें हमेशा थोड़ा सा हम स्केप्टिकल की साइड पे रहते हैं कि अगर आप एक चीज़ ट्राई कर रहे हैं, आपको सूट कर रही है तो ठीक। आपके पास पेशेंट्स आते हैं कोई हर्बल मेडिसिन, कोई नेचुरल मेडिसिन यूज? ज़्यादातर को तो एलर्जी हुई होती है। एलर्जी, वही कह रही हूँ ना, एलर्जी वाले ऑर्गेनिक स्किन केयर से उनका बैरियर डिस्टर्ब हुआ होता है, क्योंकि देखिए वो ऑर्गेनिक वाला उसने लिख दिया ऑर्गेनिक है, लेकिन क्या वो प्योरली ऑर्गेनिक है? और अगर वो होम बेस्ड चीज़ें बना रहे हैं, क्या उनके पास वो बैकग्राउंड नॉलेज है, या उन्होंने चैट जीपीटी से देख के 4 चीज़ें देख के कोई 2 फार्मूलाज बना लिए हैं और उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया? आपने चैट जीपीटी का जिक्र किया, उसका वो किसी एक्सपर्ट ने, चाहे वो हर्बल हो या जो भी हो, उन्होंने क्या इस्तेमाल करना है, हम सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम अपनी स्किन को ना समझते हैं कि चैट जीपीटी को हमारी स्किन के बारे में ज़्यादा पता है, तो वो उनसे रिकमेंडेशन ले रहे होते हैं बजाय इसके कि हम कोई एक्चुअली प्रोफेशनल जो हेल्प है वो सीख करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इन दी एंड में चाहूँगी कि आप कोई 5 मशवरे दें, कोई से बड़े कॉमन से 5 मशवरे दें किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी स्किन को, वो कोई भी कलर टोन हो सकती है, जिससे हम हेल्दी लगें। आजकल मुझे लगता है कि गोरा सफ़ेद ये वो तो बहुत ही एक अलग चीज़ है ना, वो डलनेस जो स्किन पे है ना, दैट मेक्स अस लुक वेरी डिप्रेसिंग। तो वो जो फ्रेशनेस है ना, जो वो उसके लिए कोई 5 टिप्स? ओके, सो 5 टिप्स। एक तो सबसे पहले तो वी नीड टू डू गुड क्लेंजिंग। गुड क्लेंजिंग वुड मीन वॉशिंग इट विद अ सूटेबल स्किन टाइप फेस वॉश, ठीक है। हमें कोई वो डबल क्लेंज और 4-5 चीज़ें मिसेलर वाटर ये वो लगा के हमें बहुत ज़्यादा डीप क्लेंजिंग की हर वक्त ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अ गुड फेस वॉश जो आपको सूट करता है, यूजिंग इट वंस, तो फेस वॉश करना, फेस पे से मेकअप, आपकी डस्ट, ग्राइम, स्वेट रिमूव करना वो नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद अगर तो एट द एंड इफ़ इट्स ड्राई तो आपको हल्के से सेरामाइड, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए। ड्राई है तो थोड़ा सा हेवियर वाला, दिन में हेवी ना लगाएं, रात को मेक श्योर करें कि थोड़ा सा आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा कर सोएं, ठीक। दिन में अगर हम आ जाएं तो यूजिंग अ हाइलुरोनिक एसिड सिरम, सन ब्लॉक एंड समथिंग विच वुड ब्राइटन एंड हाइड्रेट द स्किन, बोथ दैट शुड बी गुड इनफ, ठीक है। सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। सन ब्लॉक लगाना भी ज़रूरी है। और अगर जैसे हम अपने आप को इवन टोन रखना चाहते हैं, देखो हम सारी बात कर रहे थे कि गुड स्किन की, ग्लास स्किन की, अगर हम उसकी बात करें छोटी सी, तो सबसे पहले हमें उसकी टोन को इवन करना है, तो हमें टोन में जो एक्स्ट्रा पिगमेंट बन रहा है उसको हमें टारगेट करना चाहिए। तो नियासिनामाइड या लाइट सा अल्फा आर्ब्यूटिन या विटामिन सी, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप जनरली आपको अच्छे सिरम्स मिल जाएंगे। और अगर आप कोई एक यूज़ कर लेते हैं दिन में और साथ सनब्लॉक लगा लेते हैं, but sunblock has to be applied every 2 hours. If you are out in the sun, it needs to be freshened up. ठीक है। अगर अब आपने मेकअप किया हुआ है तो स्प्रेज वाले मिल जाते हैं, तो आप स्प्रे वाला सनब्लॉक एवरी 2 आवर्स उसके ऊपर मतलब 2 आवर्स के बाद अगर आप सन एक्सपोजर में हैं, वो जो आपने लगाया हुआ है वो खत्म हो गया। वो 8 घंटे वाला कॉन्सेप्ट दिया कि सुबह लगाया शाम तक चलेगा। होती हैं केमिकल सनस्क्रीन्स होती हैं, वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होती हैं, वो एक लेयर बनाती हैं नीचे, ठीक है, और वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं। 30 मिनट्स में वो काम करना शुरू करती हैं। इसीलिए सनब्लॉक के ऊपर लिखा होता है कि अप्लाई इट 30 minutes before leaving, ठीक, and then they will work for 2 hours. 90 मिनट्स के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है और 2 घंटे बाद उसका इफेक्ट तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो जब आपने दोबारा बाहर निकलना हो या आप ऑलरेडी बाहर हो तो मेक श्योर यू रीअप्लाई इट, ठीक है। सन ब्लॉक में ऑयली स्किन के लिए सीबम कंट्रोल या वाटर बेस्ड, जो ड्रायर स्किन टाइप्स हैं उनके लिए जो है वो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग बेस वाला ले लें। जिनकी पिगमेंटेड स्किन है उनको टिंटेड विद आयरन ऑक्साइड लेना चाहिए। तो मैं यूजुअली क्लाइंट्स को क्या रिकमेंड करती हूँ, मैं कहती हूँ सीबम कंट्रोल लगा लें और स्पेशली जो पिगमेंटेड एरिया है उस पर टिंटेड सनब्लॉक कंसीलर की तरह यूज़ करें, या फिर आप टिंटेड सनब्लॉक ही ऑल ओवर द फेस यूज़ करें। वो आपका बेस का भी काम करेगा और मतलब इनविजिबल लाइट के साथ साथ विजिबल लाइट से भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी असेंशियल एंड स्पेशली फॉर पिगमेंटेड स्किन, मलाजमा, निशान है, फ्रेकल्स हैं, उनको डेफिनेटली जो है ना वो उसको विजिबल लाइट से प्रोटेक्ट करना है और वो सिर्फ आपको आयरन ऑक्साइड करेगी और जो आपकी बीबी क्रीम्स या रेगुलर टेंट्स में मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो ये तो 2 बातें होंगी कि धोना है, सनब्लॉक लगाना है, और जैसे मैंने आपको तीसरी बात बता दी कि दिन में अगर आपने कोई ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट लगाना है तो आप जो हैं वो अल्फा आर्ब्यूटिन या नियासिनामाइड
आप आराम से सुबह लगा के उसके ऊपर सन ब्लॉक लगा के आप अपना मेकअप कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपको थोड़ी थोड़ी एक्सफोलिएशन चाहिए स्किन की। ठीक है, तो जब स्किन की एक्सफोलिएशन की बात आती है तो एक आधा एक्सफोलिएंट आपकी रूटीन में शामिल होना चाहिए। अच्छा, इसको जरा थोड़ा सा उर्दू में भी बताइएगा। एक्सफोलिएंट का मतलब यह है कि आपने अपनी स्किन में से जो डेड स्किन है उसको रिमूव करना है। ठीक है। तो आजकल जो AHA, BHA, विटामिन सी, मेंडेलिक, ये सब एक्सफोलिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये क्या करेंगे कि बेसिकली इनका काम है, ये केमिकल एक्सफोलिएंट है, यानी आपने लगाया तो आपकी डेड स्किन की जो लेयर है वो हल्की हल्की उतरेगी, आपको पता नहीं चलेगी। ठीक है। तो हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स भी होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स भी होते हैं, जो ग्लाइकोलिक, लैक्टिक और सैलिसिलिक एसिड हैं, ये हमारी इस कैटेगरी में आते हैं। ओवर एक्सेसिव यूज नहीं करना। अगर आपकी स्किन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हफ्ते में 1 या 2 दफा 2 घंटे की एप्लीकेशन मैं कहती हूँ सफिशिएंट है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्किन बहुत ऑयली है और बड़ा डेड और डल है तो कोई एक अगेन विटामिन सी या अच्छा मेंडेलिक सीरम या कोई जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड हो या फेस वॉश हो या हल्का सा सीरम हो, वो डेली लगाना। सारी चीजें एक जैसी होना जरूरी है। सारी चीजें एक जैसी होना या रोज लगाना जो है वो जरूरी नहीं है। तो मैं एक्टिव्स में जैसे मॉर्निंग में नियासिनामाइड एंड अल्फा बिटेना सेफ, दोपहर में आप घर आए हैं तो हल्का सा विटामिन सी लगा लें। ठीक है, वो आपका AHA BHA हो गया, या आपने किसी AHA BHA या एक्सफोलिएंट बेस्ड फेस वॉश यूज कर लिया, दैट्स इनफ। रात को अब अपनी स्किन को अच्छा करना है तो सेल्यूलर टर्नओवर चाहिए। ठीक है, सेल्यूलर टर्नओवर के लिए हमारे रेटिनॉल्स हो गए। ठीक है, जिनकी एक्नी प्रोन है उनको हम लगाने के लिए ट्रेटिनॉइन या एसिट्रेटिनॉइन जेल देते हैं, लेकिन घर पे आप सिंपली एक रेटिनॉल बेस्ड सिरम यूज कर सकते हैं। ये है बेसिक रूटीन। जी सेफ है। देखो, जो ओवर द काउंटर है वो आपको कुछ खराब नहीं करेगा, लेकिन आपको थोड़ी क्वांटिटी में डेली बेसिस पे चाहिए। ठीक है भी। और दूसरा ये कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कब और कहाँ और किस वक्त यूज करनी है। और एंड पे मैं कहूंगी कि ये तो हमारी 4 बातें होंगी, ये हमने बाहर से अपना ख्याल कर लिया। ठीक है। एंड पे जो मैं बात कहूँगी कि वो इंटरनली हमारी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो पूरा होना चाहिए। हमें गुड स्किन के लिए ओरल हम विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं, विटामिन E यूज़ कर सकते हैं, CQ10 यूज़ कर सकते हैं। ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे। सप्लीमेंट्स बाद में आते हैं, पहले आप कोशिश करें कि आप पानी पूरा पिएं। ठीक है, डिटॉक्स वाटर इज़ अ गुड ऑप्शन। देन यू शुड हैव द समर फ्रूट्स विच आर अवेलेबल, वो आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करने चाहिए। गर्मियों में आपको प्रोसेस फूड, चीनी का इनटेक, ऑयली चीज़ें थोड़ी सी रिलेटिवली कम करनी चाहिए। लाइटर फूड्स पे ज़्यादा रहना चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपका खाना पीना अगर बेहतर होगा ना, मैंने अगेन बात की बैलेंस्ड अगर आपकी डाइट है ना, जिसमें आपका प्रोटीन पूरा है, आपके मिनरल्स पूरे हैं, आपके विटामिन्स पूरे हैं, कार्ब्स और फैट्स भी एक हद तक जरूरी हैं, वो हमारे हार्मोन्स बनाते हैं। वो हमारी प्रोसेसेस के लिए आप उसको जीरो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर you will not तो गुड न्यूट्रिशन, balanced meals are very very essential. Thank you so much Rock Saiba for being with us, and I really hope कि आज के इन तमाम सवालों के बाद, तमाम गुफ्तगू और पॉडकास्ट के इस तमाम कॉन्वर्सेशन के बाद लोगों को कुछ समझ आ गई होगी कि इधर उधर देख के फलां से पूछ के हर चीज़ नहीं कर लेनी। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, योर स्किन, देन आप उसको जो है वो किसी तरह से all of us should not jump on the bandwagon of the daily trends and just do it. हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो है ना, मैं इसके ऊपर बड़ी इसके खिलाफ हूँ। मैं तो कहती हूँ पहले भाई सोचो, अच्छी तरह से देखो कि आपने ये, आपको ये चाहिए भी है या नहीं, और अगर चाहिए भी है तो आपको मिलेगा भी या नहीं। Absolutely. तो वो एक चीज़ जो है ना बड़ी मैटर करती है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और इसी के साथ आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।